लोग राशियों की बात करते हैं, लोग लग्न की बात करते हैं, लोग ग्रहों की बात करते हैं, हम क्यों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं? क्योंकि नक्षत्रों से तय होगी आपकी दशा क्या है। जन्मकालीन दशा लगन से नहीं, आपके नक्षत्र से आती है। दशा अंतरदशा नक्षत्रों से देखी जाती है। अच्छा कब होगा और बुरा कब होगा सिर्फ जन्मपत्री देख के आप बता सकते। अब मघा, मूल और अश्वनी ये तीनों नक्षत्र केतु के हैं। अब जब हम मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र होगा विपत्ति देने वाला होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, केतु के बाद इसका स्वामी जो बनेगा शुक्र बनेगा। इसका जो तीसरा नक्षत्र है उसका स्वामी चंद्रमा है। हस्त, श्रवण और रोहिणी ये विपत लाएंगे, विपत्ति आएगी और नहीं हो कुछ होगा। और जो पांचवा है उत्तर फाल्गुनी के उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका, तो ये तीन नक्षत्र वाले जो इनका स्वामी सूर्य है। अब इनका शत्रु कौन बनेगा? उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका के लिए हस्त, श्रवण और रोहिणी संपत्ति बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हस्त के ऊपर। हस्त वाले कैसे होते हैं? इसका स्वामी तो चंद्रमा है। अब चंद्रमा के साथ राहु आ जाए दोष हो गया। पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से इनको विशेष रूप से मैत्री का इनका स्वभाव इनके साथ मिलता है। लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाति के ऊपर। ये बड़ा कीमती नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र है। और स्वाति जो है इसकी खूबी एक क्या है, राहु के साथ जो विशाखा गुरु का संबंध होगा संपत्ति बढ़ जाएगी। अगर राहु के दाएं बाएं 2-3 प्लैनेटों साथ में गुरु हो जाए, वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति, नायक, महानायक बन जाता है। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शालिनी जी। हमने ये जो सीरीज शुरू की है नक्षत्रों की जी 3 हमें एपिसोड इस पे करना है। आज दूसरा है। मैं आपको बताऊं गुरुजी, जो हमने पहला एपिसोड किया जिसमें 9 नक्षत्रों के ऊपर चर्चा हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपको मिले हैं। लोगों ने अद्भुत आपके ज्ञान को बताया है और पूरी तरह सहमत लोग दिखाई दिए कि आप जिस नक्षत्र को लेके जो स्वभाव बता रहे हैं, लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा स्वभाव ऐसे ही है, हम जीवन का आनंद ऐसे ही ले रहे हैं और बिल्कुल आपकी बात सटीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं मेरे व्यूवर्स की तरफ से। मैं आपको एक बात कहूँ, ये शुभकामनाएं हमारे पराशर ऋषि को जाती है। ये हमारे जो ज्योतिष के अद्भुत, जिन्हें मैं हिमालय कहता हूँ, क्षितिज हैं ये, तो ये उन्हीं का ज्ञान है। हम तो संवाहक भी नहीं हैं, हम तो सच कहें तो प्रवाहक हैं। हम उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि उस ज्ञान को पढ़ना चाहिए और अनुसंधान करके आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को अच्छा लगा ये तो और भी अच्छी बात है। तो आज तो हम कुछ और बातें करने वाले हैं अलग से। हाँ, तो 9 नक्षत्रों तक चर्चा हो गई थी। आज हम 18वें नक्षत्र तक चर्चा करने जा रहे हैं। ओके। 10 से 18वां नक्षत्र मतलब मघा से ज्येष्ठा की आज चर्चा होने जा रही है। सबसे पहले मैं 10वें नक्षत्र पर आऊँ। ठीक है। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप व्यूवर्स को ये समझाइए कि लोग राशियों की बात करते हैं, लोग लग्न की बात करते हैं, लोग ग्रहों की बात करते हैं, हम क्यों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, हम थोड़ा सा जो ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण होगा, और जो ज्योतिष को अच्छी तरह जानते हैं वो इसको समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। जब हम लगन की बात करते हैं तो लगन का अर्थ ये लगा हुआ। क्या लगा हुआ है कि जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व दिशा की ओर उस वक़्त राइजिंग एसेंडेंट क्या है, उस वक़्त का 2 घंटे का लगभग अवधि होती है, कभी 5-10 मिनट कम या कभी ज़्यादा। तो चूँकि 24 घंटे होते हैं इसलिए 12 ही लगन बनते हैं और 12 ही हमारी राशियाँ हैं। तो हर 2 घंटे में पूर्व दिशा में उस वक़्त कौन सा एसेंडेंट यानी लगन है, तो लगन का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, फिज़िकल बॉडी को रिप्रेजेंट लगन करता है। अच्छा, फिर उसके अंदर राशियाँ भी होती हैं। राशियों में भी जब हम बात करते हैं 12 राशियों की, तो हम ये देखते हैं कि आपका लगन शरीर तो आ गया, मन कहाँ है? स्वाभाविक बात है। अक्सर हम कहते हैं नहीं मेरा मूड नहीं है भैया,
मैंने कहा चाय पी लो, नहीं चाय नहीं कॉफ़ी पीऊँगा। तो ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है वो किसका है? वो मन का है। तो उसको रिप्रेजेंट मून करता है, चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उससे आपका मूड और आपके मन का पता चलता है। इसलिए नक्षत्र इम्पोर्टेंट हो गया। नक्षत्र बता रहा है कि आपका जो जन्म है वो इस नक्षत्र में है। अच्छा, हर नक्षत्र का जो ड्यूरेशन है वो 13.20 डिग्री का है। कुल 27 नक्षत्र हैं, तो इनको आपस में अगर आप गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है और एक राशि के अंदर 9 ही नक्षत्र होते हैं। 9 हमारे डिवीज़न बनते हैं नक्षत्रों का। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, हमने पहले 9 नक्षत्रों की बात करी है। तो 3.20 डिग्री का एक ड्यूरेशन बनता है हमारे नक्षत्र का। उसमें 1320 के अंदर भी डिवीज़न अलग अलग हो जाते हैं। और 1320 का एक नक्षत्र, 1320 का दूसरा नक्षत्र, तो ये हमारे 1320 जो हो गए तो ये हो गए 26-40। अब 3-20 हमें और बचा, तो 3-20 जो है वो अगले नक्षत्र का एक हिस्सा है। तो 2.25 नक्षत्र 30 डिग्री में हमारे बनते हैं। अब इसमें 9 नवांश आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक राशि, तो उसमें 9 नवांश 320 डिग्री के होते हैं। तो इतना सूक्ष्म जब विवेचन होता है, जब हम कहते हैं कि आपका चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है, तो मेष राशि में तो 30 डिग्री है। तो चंद्रमा क्या अश्विनी में है, भरणी में है कि कृतिका में है? और है तो चंद्रमा की डिग्री कितनी है? मान लीजिए आपका चंद्रमा 14 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये 3-20 का पहला नवांश निकल गया, दूसरा 3-20 का भी निकल गया, तीसरा 3-20 का भी निकल गया, 10 नवांश हो गए। अब 1320 के अंदर आपके चौथे नवांश के अंदर ये चंद्रमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अश्विनी नक्षत्र तो पूरा हो गया, भरणी नक्षत्र में भाई साहब का जन्म है। भरणी नक्षत्र से उसकी जो राशि बनेगी वो बनेगी शुक्र की राशि, वृषभ राशि। तो चंद्रमा वृषभ राशि के गुण गाएगा, है यूं मेष राशि। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है तो वो आपकी राशि कहलाती है। राशि से आपके स्वभाव का, क्योंकि मन का पता चल रहा है, तो ये बड़ा बारीक कैलकुलेशन है। और नक्षत्र इसलिए क्योंकि नक्षत्रों से तय होगी आपकी दशा क्या है। जन्मकालीन दशा लगन से नहीं, आपके नक्षत्र से आती है। तो कितने नक्षत्र गुजर गए हैं और कितनी उसकी डिग्री बाकी हैं, दशा अंतरदशा नक्षत्रों से देखी जाती है। अब कोई पूछा आपकी आयु कितनी है, तो हम नक्षत्र देखेंगे कि आप बताइए आपका कौन से नक्षत्र में जन्म है। अब अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म है तो उसके 7 साल की कुल ड्यूरेशन है। केतु उसका स्वामी है और केतु की दशा पराशर जी ने 7 साल बताई है। अब अगर भरणी नक्षत्र में जन्म है तो इस भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इनकी जो आयु पूरी डिग्री देखी गई है कि शुक्राचार्य की कितनी तो 20 साल शुक्र की दशाएं हैं। विषुवोत्तरी दशा में शुक्र 20 साल के हैं, सूर्य के 6 साल हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने वर्ष आपके बीत गए, कितने वर्ष आपके बाकी हैं। जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी बताइए मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरा बुरा कब आएगा, क्या आप पत्री देख के बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं ना। हम देखेंगे आपके लग्न में 30 डिग्री है और 9 नवांश है। 30 डिग्री है और 9 नवांश है। एक नवांश आप 1 साल का मान लीजिए, तो एक लगन में हमें 9 साल तो आपके पता चल गए। अब अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है 5 डिग्री का, तो हमें पता है 30 डिग्री तक तो ये टोटल ड्यूरेशन है और 5 डिग्री में चंद्रमा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा कौन से नवांश में है। अगर चंद्रमा पहले नवांश में 320 डिग्री के अंदर अगर चंद्रमा है तो 1 साल, अगर 640 में है तो 2 साल चंद्रमा के। इस तरह हम बता देंगे कि आपके तीसरे साल में आपके घर में शुभ घटना घटेगी, क्योंकि शुभ प्लैनेट शुभ नवांश में बैठा हुआ है।
अगर मान लीजिए छठे घर में राहु या केतु बैठा हुआ है, अब मुझे पता चल गया 9 साल एक राशि से एक भाव में हमने 9 साल ले लिए, छठे में जाते 6 नीम 54 साल हो चुके हैं। 54 साल में यहाँ शनि बैठा है, तो मैं कहूँगा कि 54 साल के बाद शनि कौन से डिग्री में है उससे मैं उसका नवांश पकड़ लूँगा और मैं बताऊँगा भाई 56 साल में आप पे कष्ट आएगा। यू कैन कैलकुलेट इट। अच्छा कब होगा और बुरा कब होगा सिर्फ जन्मपत्री देख के आप बता सकते हैं। शानदार। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के ऊपर, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा मेरे व्यूवर्स के लिए भी। और इसीलिए अब आगे जिन नक्षत्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आपका जन्म, आपके बच्चे का या परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म उन नक्षत्र में है तो अगले जो कुछ मिनट रहने वाले हैं वो बहुत अहम है आपके लिए। इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे आज का मघा नक्षत्र है, हाँ। तो केतु क्या कहता है, इसमें शास्त्र ने कहा है कि केतु कॉर्नर है। केतु क्या है? कोना। जिसके लगन में केतु होगा उसके मकान जो होगा अपनी सोसाइटी में कोने का ही होगा। लीजिए। अच्छा, ये इससे बड़ा क्या फलित होगा? केतु या तो 3rd फ्लोर होगा या कोना होगा, या तो किसी आपका बिल्डिंग जो मकान शुरू हो रहा है या तो पहला ही होगा, वो भी कोना हो गया, हाँ। या अंतिम होगा, या और अगर हाई राइज है तो 3rd फ्लोर होगा। तो 3rd फ्लोर होगा। अब जिसके लगन में केतु है वो सब देख लें और आपको लिख के भेजें, वो बताएंगे कि भैया कीजिए। हाँ। और अगर चौथे घर में है तो उसकी मम्मी पापा का मकान कोने का है, चौथा भाव मम्मी का है। अच्छा, हाँ, तो हर भाव का जिसका कारकत्व है, तो केतु, अब 9 ग्रह तो बहुत कुछ बताएंगे, अभी तो मैंने एक केतु का बोला आपको। तो मात्र देखकर ही आप एक झटके में बोलो कोने वाले मकान में रहते हो, वो कहेगा हाँ, वो ऐसे ही लेगा। और फिर केतु में एक और बात है, केतु को पराशर ऋषि, अगस्त ऋषि, भृगु जी कुछ और भी कह रहे हैं। केतु इज फ्लैग, झंडा। तो जिसका कोने का मकान है उसके बराबर में एक शिवालय भी है और वहाँ झंडा लगा हुआ है। आप कमेंट करके पूछिए, बताइए अगर ऐसा वाकई है। हम चर्चा कर रहे हैं मघा नक्षत्र की, और आपका जन्म अगर मघा में है तो हाई राइज सोसाइटी में 3rd फ्लोर या कोने का मकान, या आपने कहा कि केतु अगर 4th घर में है। केतु आपकी कुंडली में किस घर में है, हाँ। लगन में है तो आप हैं। ओके। अगर हमारा घर कोने का होगा। अगर गुरु के साथ है तो भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, क्योंकि गुरु को जीव कहा गया है। गुरु इज जीव, जीव यानी आप, जीवात्मा। हाँ। इफ केतु गुरु के साथ हो या आगे हो या पीछे हो, आपका मकान कोने का है, या आपकी बिल्डिंग जहां ऑफिस में आप काम करते हैं कोने की है। क्या बात कोने ने आना ही आना है। ये पहचान है आपकी पत्री सही है कि नहीं? अब मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का कि आप मुझे बताएं कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, कोने का मकान हमारा है। आपके 95% रिजल्ट यही आने वाले हैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। हाँ जी। मेरे 2nd हाउस में केतु है, हाँ। और मेरी जो बिल्डिंग है भविष्य कथन वो कॉर्नर की है, 4 मंजिल है, तो वो कॉर्नर का है। और मेरे लेफ्ट साइड में एक मंदिर है और मेरे पीछे एक गुरुद्वारा है, सब पे झंडे लगे हुए हैं। शानदार है ना? हाँ। इत्तेफाक से केतु से हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो ये चीज़ आ गई। चलिए अब शुरू करें, ये तो हमने शुरुआत कर ही दी है। जी जी। तो मघा नक्षत्र जो है, इसमें क्या होते हैं कि 3 नक्षत्र, इसे नवतारा ज्योतिष कहते हैं। अब मघा, मूल और अश्वनी, ये तीनों नक्षत्र केतु के हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि अगर किसी का जन्म मघा में हुआ तो ये गंडमूल का भी नक्षत्र है, और जो सिंह राशि है तो उसका ये गंडमूल का भी नक्षत्र है। इसका अर्थ ये भी है कि हमें गंडमूल की पूजा भी करानी चाहिए। और गंडमूल के लिए मैंने पहले भी काफ़ी बोला हुआ है। ये ऐसा ही समझें जैसे ये हमारे पास एक रेलगाड़ी का 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बे हैं। तो हर रेलगाड़ी के अंदर 9 नक्षत्र हैं, तो 9 दूनी 18 और 27 नक्षत्र हो गए। तो पहला और अंतिम जो है ये गंडमूल होता है। अब अगर ये अश्वनी नक्षत्र है, जैसे हमने आपको बताया, पहला नक्षत्र हमने अश्वनी बोला था, तो इस नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र जो होगा वो आश्लेषा का होगा। तो पहला केतु का और दूसरा आश्लेषा, वो बुध का होता है।
पहला और आखिर हमेशा केतु और बुध के पास आएगा, और ये दोनों गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। अब मघा शुरू हो रहा है तो पहला है, तो ये भी गंडमूल के हो गए भाई साहब। तो अब आप देखिएगा इसके अंदर क्या क्या, और इनका जो आखिर का होगा 18वां वो ज्येष्ठा होगा, तो वो भी गंडमूल का है, उसका स्वामी बुध होगा। केतु बुध, केतु बुध, केतु से शुरू बुध में खत्म, फिर केतु से शुरू बुध में खत्म, फिर केतु से शुरू और बुध में खत्म, आखिरी रेवती मिलेगा 27वां नक्षत्र। अब जब हम मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र होगा, जो तीसरा नक्षत्र होगा उसको हम बोलते हैं विपत्ति देने वाला होता है। आप ज्योतिष की जन्मपत्री में दशाएं अंतरदशाएं निकाल लीजिए, और अगर आपको ये देखना हो मेरी कौन सी दशा अच्छी जाएगी कौन सी बुरी जाएगी, तो पहले आपको नवतारा सीखना होगा। नवतारा में अगर आपका केतु के नक्षत्र में जन्म मघा में है तो मघा से जो तीसरा नक्षत्र होगा, पूरा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी आएगा, हाँ। इसका स्वामी सूर्य हो गया। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य की दशा प्रत्यरी शत्रु जैसी जाएगी। ये पिता से ना लड़ें, ये अपने बॉस से ना लड़ें, ये अपने उच्च अधिकारियों से पंगा ना लें, इनकम टैक्स टाइम पर भर दें, और व्यर्थ किसी से गुंडागर्दी ना करें, कोर्ट कचहरी में जजेस के सामने बदतमीजी ना करें, क्योंकि जो उच्च अधिकारी है सूर्य जैसा प्रखर है वो तुम्हें शत्रु की तरह ट्रीट करेगा अगर तुमने नियमों का उल्लंघन किया। तो विशेष रूप से मघा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य चैलेंज देंगे। सूर्य कहेंगे देखो मैं शक्ति हूँ, तेज हूँ, ईमानदार हूँ, झूठ मुझे पसंद नहीं है, और तुमने इनके आगे झूठ बोल दिया तो तुम्हें एक कठोर प्रतिद्वंदी से सामना करना पड़ेगा, और उसमें तुम पराजित होगे, क्योंकि सूर्य पराजित नहीं होने वाले। ये एक खास बात। अच्छा, एक 5वां नक्षत्र उसका स्वामी चित्रा बनता है। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी मंगल है। तो ये जो मघा नक्षत्र है ये विपत है, विपत यानी विपत्ति। तो हमें क्या करना है, सूर्य के जितने भी हमारे बॉस हैं, हमारे पिता हैं, और हमारे ऑफिस में काम करने वाले उच्च अधिकारी हैं, सेल टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स की बात है, आपने हाउस टैक्स टाइम से नहीं भरा, या घर में पुलिस आ गई, या जजेस के सामने आपने झूठ बोल दिया, तो याद रखिए विपत्ति आएगी आपके ऊपर। आपके ऑफिस में किसी का सूर्य का नक्षत्र, आपका तो मघा है, आपने जॉब पे रख लिया जिसका नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य का बनता है, यानी उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका, तो वहां से विपत्ति आएगी आपको। गॉड अब आपके ऊपर अगर सूर्य की दशा आ गई है तो ये विपत है, विपत्ति देगी, आपको सावधानी बरतनी होगी। इससे आप कहते हो ना, पता नहीं जब से तुझे रखा है एक से एक संकट आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए विपत वाला नक्षत्र तीसरा होता है। और एक 5वां नक्षत्र है उसे कहते हैं प्रत्यरी, शत्रु, वो तो आपका दुश्मन है। तो जो मंगल के नक्षत्र हैं चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये मंगल योद्धा है, दबंग है। अब भैया इससे पंगे मत लेना, ये आपसे फिजिकल भी, तर्कयुक्त भाषा में भी, और जितने डिबेट करने वाले हैं, अगर मघा नक्षत्र का कोई बैठा है और सामने उसके जो डिबेटर दूसरा बैठा हुआ है उसका चित्रा, धनिष्ठा या मृगशिरा नक्षत्र है, वो आपको पराजित करेगा, दुश्मन की तरह आएगा आपके सामने, आपकी हर बात को काटेगा। अब मंगल घर में भाइयों से नहीं लड़ना, जिनका भी नक्षत्र मघा है उन्हें अपने भाइयों से नहीं लड़ना। अब मंगल और भी बहुत है, स्त्रियों का पति भी है। देखिए, स्त्रियों के पति के रूप में हम एक तो गुरु को देखते हैं, मंगल को भी देखिए, दक्षिण भारत में मंगल को भी लिया है। अब मंगल भी, और खास करके अगर आपका नक्षत्र अधिपति केतु से संबंधित है तो मंगल के जो नक्षत्र वाले हैं ये प्रत्यरी, शत्रुता वाले। ये जो अब हो रहा है ना, अटैचियों में पैक हो रहे हैं लोग, वो जो ऊपर जाके धक्का दिया जा रहा है, ये वही देख लीजिएगा, ये 5वां नक्षत्र मिलेगा उनका, यही मिलेगा, रिसर्च करिए।
ये शत्रु के जैसे है, ये आपके मित्र है ही नहीं। मतलब कोई भी नक्षत्र वाला हो वो उसका अपने, पांचवा जो नक्षत्र है वो प्रेत्यरी है, और तीसरा जो नक्षत्र है वो विपत। संकट वाला है। वो विपत है, विपत्ति आएगी, किसी भी वजह से आए, गलती आपकी हो या उसकी हो, पर विपत्ति आपको झेलनी पड़ेगी। तो उससे दूर रहना है। और उसको पांचवें नक्षत्र वाले से तो रहना ही रहना, नहीं, दूर है। पांचवें वाले को तो ये मान के चलना है ना, वो अर्जुन है और मैं कर्ण हूँ, वो दुर्योधन है तो मैं अर्जुन हूँ। हाँ। उसको तो आपने ये लेके चलना है। तो आपको अपनी चालें बड़ी सुरक्षित रखनी पड़ेंगी, वो शत्रु जैसा है। और जो सातवां वो वध करेगा आपका। अब सातवां जो है वो विशाखा है, मघा का जो सातवां है वो विशाखा है। अब विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु ये वध करेंगे। अब वध का मतलब पुराने जमाने में तो ये गर्दन काट दी, हाँ। मार दिया, चाकू डाल दिया। इसका ये भी मतलब है अपमान करना, 100 लोगों में आपकी बेइज्जती करना। अब वो जो बच्चे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, वो जो धक्के दे के निकाल रहे हैं, बॉस ने 10 आदमियों के सामने इंसल्ट कर, ये भी वध है। विद्वान का जो वध होता है वो ये है, उसका अपमान कर दिया जाए। जब पांडवों के सामने ये समस्या आई तो नियम भंग हो गया, तो उस नियम भंग का जो रिजल्ट था वो ये था, अब द्रौपदी के पास हर वर्ष एक पांडव जाएगा, अगर दूसरा पांडव उसमें कमरे में चला जाएगा तो उसको इस कष्ट से गुजरना होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा करो, इसकी शिखा काट दो। विद्वान की शिखा काट दी जाए तो ये उसका वध है, उसका अपमान, यानी उसका अपमान कर दो, तू तड़ाक से बोल दो, बेइज्जती कर दो। तो सातवां नक्षत्र कष्ट देता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा पांचवा विपत, पांचवा प्रत्यरी शत्रु, और जो सातवां है वध, वो आपकी इंसल्ट करेगा। वो तो आसीन का सांप है, वो तो मौका ढूंढेगा। और ध्यान रखें, ये परिवार में आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, तो इनको हैंडल विद केयर। अब अपने परिवार में तो हम दूर तो जा नहीं सकते, रिस्पेक्ट करें, सुन लें भाई बड़े भैया, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ये बड़े संकट आएंगे। अब जैसे सिंह लगन जिनका होगा, मघा नक्षत्र वहाँ बहुत, क्योंकि ये सिंह लगन के अंदर ही मघा नक्षत्र आएगा, पूर्व फाल्गुनी आएगा और उत्तर फाल्गुनी आएगा। मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 13.20 डिग्री है इसके पास। इसके बाद शुक्र आएगा, शुक्र के पास भी 13.20 डिग्री है, और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का एक ही चरण आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। मघा नक्षत्र का आपको पता चल गया आज। अब हम इसमें ये भी तो सवाल उठेगा, फिर हमारे मित्र कौन से हैं? हाँ। ये एक सवाल। तो जो चौथा नक्षत्र है वो बड़ा कीमती है, उसे कहते हैं क्षेम, वो आपकी सुरक्षा करता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, योग क्षेम वाहम में हम। योग जो नहीं मिला उसे देना, और जो दिया उसकी रक्षा भी करना। ये नहीं कोई चोर उठा के ले गया, कोई चुरा के ले गया, ऐसा नहीं, दिया और उसकी रक्षा भी करे। तो चौथा नक्षत्र जो है, अब जिनका मघा नक्षत्र होगा, चंद्रमा वाले नक्षत्र वाले लोग उसके मित्र होंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जिनका भी केतु के नक्षत्र, जैसे मैंने बताया आपको कि मघा नक्षत्र के जो विशेष आते हैं, मघा, मूल और अश्विनी के, उनका जो क्षेम नक्षत्र है, हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये इनकी रक्षा करेंगे। अच्छा, एक और है, छठा नक्षत्र साधक है, उनको साधा जा सकता है। वो दुश्मन भी हो तो उसे अच्छा ज्ञान देके अपना मित्र किया जा सकता है। वो राहु के नक्षत्र हैं। जैसे स्वाति, शतभिषा और आद्रा, ये विपरीत भी होंगे तो साधा जा सकता है, धन देके, इनको अपनी तरफ करके, ये आपके मित्र बन सकते हैं। और परम अच्छे तो होते हैं 8वें और 9वें। 8वां नक्षत्र अनुराधा, ये मैत्री आपके मित्र हैं, ये आपको दगा नहीं देंगे। अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य। और परम मित्र जो हैं वो बुध के हैं, ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा, ये आपके परम मित्र। आप झूठ भी बोल रहे हैं तो आपका साथ देंगे। कर्ण, उसे पता है ये दुर्योधन गलत कर रहा है, पर साथ तेरा ही दूंगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगली बार से अगर किसी को हायर करना हो तो उसका जब आप बायोडेटा मंगवाइए, रिज्यूम मंगवाइए, नक्षत्र देखिए और देखिए, मेंशन करने बोल दीजिए। 3, 5, 7 नहीं चाहिए। हाँ। 8वां 9वां हो तो फौरन लीजिए, उसके 10 अपराध भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो आपका मित्र, कल्याण मित्र है।
वो आपको साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्ण कल्याण मित्र हैं अर्जुन के, अर्जुन के बाण अपनी छाती पे ले रहे हैं। हनुमान जी कल्याण मित्र हैं राम जी के, अपने ऊपर संकट ले रहे हैं। और देखिए आप, उन्होंने तो पैर जमा दिया था वहां पे कि मेरा पैर कोई उठा देगा राम जी हार जाएंगे। बाली के पुत्र अंगद ने कमाल किया, कितना बड़ा कल्याण मित्र रहा होगा। ये 8वें 9वें नंबर के हैं। तो ज्योतिष में इन सूत्रों को हम समझेंगे। अब मघा नक्षत्र के बाद हम 11वें नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। उसका नाम, नक्षत्र का नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अब ये पूर्व फाल्गुनी, केतु के बाद इसका स्वामी जो बनेगा शुक्र बनेगा। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर कौन कौन से 3 नक्षत्र आएंगे, यानी जो शुक्र के नक्षत्र हैं, जिनका भी जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, चाहे पूर्व फाल्गुनी हो, चाहे पूर्व खाड़ा हो, चाहे भरणी हो, इन तीनों का स्वामी शुक्राचार्य है। तो ये जो शुक्र हैं, इनका जो तीसरा नक्षत्र बनेगा वो बनेगा विपत नक्षत्र, हस्त। चंद्रमा के नक्षत्र वाले इनके शत्रु बनेंगे। क्या समझ में आया? शुक्र चंद्र इकट्ठे हैं तो शत्रु हैं। लाइए ज्योतिष सिखा दें आपको। विपत है ना, तो शुक्र के साथ अगर चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी हो, अब चंद्रमा हस्त, श्रवण और रोहिणी है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्र इकट्ठा है तो मुसीबत है, क्योंकि बोथ आर नॉट फ्रेंड्स। वो विपत है, विपत्ति लाएगा। क्या विपत्ति ऐसी स्थिति में आएगी? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा होगा साथ तो में। चलो शुक्र पत्नी और चंद्रमा माता जी, तो सास और बहू। अब सास को चाहिए बहू का अपमान ना करे, और बहू को चाहिए सास कुछ कह दे तो सह ले, उसे अपनी मां के समान समझे। देखिए ज्योतिष के सूत्र पत्री में अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है तो आपके 3 नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा और भरणी, इन तीनों के स्वामी शुक्र हैं। इसका जो तीसरा नक्षत्र है उसका स्वामी चंद्रमा है, हस्त, श्रवण और रोहिणी। ये विपत लाएंगे, विपत्ति आएगी और नहीं हो कुछ होगा। और जो 5वां है वो है प्रेतरी, शत्रु। अब वो है राहु। स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, नौकर भूल के ना रख लें राहु वाला, ये दुश्मनी निकालेगा। और अगर इनके घर में बेटा इस नक्षत्र का पैदा हो गया तो इस मां को समझ लेना चाहिए पूर्व जन्मों का शत्रु आया है, मेरे से हिसाब चुकाएगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, आखिर में धक्के देके मुझे भेजेगा अनाथालय। लीजिए ज्योतिष के सीक्रेट में यूं ही दिए देता हूं। ऑफिस के अंदर रखते, और बॉस अगर ये हो गया, प्रणाम उन्हें कहिए। वो कहते हैं ना, दूसरी ढूंढ लीजिए, नहीं तो भैया वो तो शत्रु है, वो तो मौका ढूंढता ही चल गया। अक्सर जब बॉस बदलते हैं तो नीचे वालों की छुट्टी हो जाती है। हाँ। क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही ट्यूनिंग। और जो 7वां है नक्षत्र, वध जो करेगा, जो अपमान करेगा। अब देखिए इधर नरेंद्र भाई मोदी हैं और उधर विपक्ष के अंदर क्या क्या कह रहे हैं उसे, तू नीच है, तू ये है, ये वध कर रहे हैं। तो ये 7वें नक्षत्र के लोग हैं, जाइए ढूंढ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब जिसका भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा, शुक्र होगा, उसका तीसरा नक्षत्र विपत लाएगा, उसका स्वामी चंद्रमा होगा। 5वां नक्षत्र राहु होगा, स्वाति, ये राहु उसका दुश्मन होगा। और वध कौन करेगा? शनि के वाले, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य, ये वध और अपमान करेंगे। इन 3 से ही बचना है। अगर मेरे इस ज्योतिष के कार्यक्रम में किसी ने ये सूत्र पकड़ लिया, तीसरे, 5वें, 7वें से नहीं उलझना, और 8वें 9वें को तो छोड़ना नहीं। और भैया लव मैरिज करते वक्त भी देख लो, कहीं 7वां ही नक्षत्र की तो नहीं है, यही धक्का तो नहीं दे देंगी देवी, या ये नीले ड्रम में तो नहीं आएंगे। 3, 5, 7 से बचना है। पुरुषों या स्त्री, हाँ। स्त्री के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ। इनके मित्र कौन है? ज्येष्ठा और केतु, परम मित्र। अब जिनका भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र है, देखिए मित्र कौन बना? ज्येष्ठा बुध बना, और बुध और शुक्र मित्र है। ज्योतिष में भी बुध और शुक्र मित्र है। शत्रु कौन बना? राहु। शुक्र के साथ ये राहु, ये खतरनाक है। चंद्रमा, ये मित्र नहीं है। शनि, ये नक्षत्र वाले लोग इनके लिए कष्टप्रद साबित होंगे।
अब इसमें हमें, अच्छा अगर आप पूछे गुरुजी और जन्म नक्षत्र का ही मिल जाए तो जो मेरा नक्षत्र वही उसका नक्षत्र, हाँ। बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। क्यों? बिल्कुल एक जैसी। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ ये तो ठीक है। अब आपको इतना ही मिल रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं हो रही एक दूसरे के साथ। अब जो दूसरा नक्षत्र है वो संपत्त है। हर नक्षत्र का दूसरा नक्षत्र संपत्ति बढ़ाने वाला है। अब जैसे शुक्र का है तो दूसरा नक्षत्र सूर्य का आएगा, वो संपत्ति को बढ़ाएगा, संपत्त है। और 8वां और 9वां नक्षत्र बुध का और केतु का है। ये इनके परम मित्र होंगे और ये इनकी विपत्ति में साथ देंगे। और खासकर मुझे लगता है पार्टनरशिप में तो ये चीजें जरूर ही ध्यान रखनी चाहिए। ड्राइवर रख रहे हैं अपनी गाड़ी का, पता चला भाई साहब ने, अभी मेरे एक स्टूडेंट है वो वास्तु के लिए कहीं गए थे और ये घटना है बरेली की। तो आप हैरान होंगे, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। जो पीछे 2 बैठे थे उनको तो बहुत चोटें आई, रॉड भी पड़ी, हाथ पैर भी टूटे और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी का सत्यानाश हो गया, ड्राइवर को खुरस तक नहीं आई। एयरबैग सिर्फ ड्राइवर वाली सीट पे था, ऐसा तो नहीं है? अब कुछ भी कह लीजिए, वो सेफ रहा। तो कभी कभी ये चीज़ें हमारे बड़ी काम की होती हैं। चलिए अब अगला नक्षत्र लेते हैं, उत्तर फाल्गुनी, जिसका जो स्वामित्व जाता है सूर्य को जाता है। अब इसके जो नक्षत्र बनते हैं उत्तर फाल्गुनी के, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका, तो ये 3 नक्षत्र वाले जो इनका स्वामी सूर्य है। अब इनका शत्रु कौन बनेगा? तीसरा नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल। ये जो मार्स आएगा, मंगल आएगा, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनके साथ युद्ध होगा। ये क्या करेंगे? विपत्ति लाएंगे। अब कईयों का ड्राइवर दबंग है, मेरे तो बॉस हैं, वो तो संभाल ही लेंगे। कहीं भी बदतमीजी से बोल दिया, कहीं भी हाथ छोड़ दिया, अब वो बेचारे छुड़ा रहे हैं। अब वो, मैं देख चुकी हूँ ऐसे ड्राइवर को। हाँ, अब ऐसे लोगों को बचा रहे हैं क्योंकि ये तो हाथ छोड़ देंगे। तुझे पता है हाँ, किसकी गाड़ी चलाता हूँ मैं? हाँ, तू जानता नहीं मेरे को, मैं कौन हूँ? हाँ। पता चला वो अपने बॉस के ऊपर कूद रहे हैं। तो ये उनके लिए विपत्ति कारक हो जाते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी के लिए चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा विपत्ति देते हैं। और शत्रुता कौन निभाता है? 5वां नक्षत्र वो है विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु, जो गुरु के नक्षत्र वाले हैं। ये इनको प्रत्यरी चैलेंज कर देते हैं। अब ये गुरु, ये समझ लीजिए जजेस हो गए। अब राजा ने, किसी मंत्री ने कुछ बात कर दी, कोर्ट में पहुंचे, जज ने झाड़ दिया, नहीं ये गलत है। तो ये अगर उनमें कमी होगी तो ये फौरन छोड़ेंगे नहीं उसे। तो जो ज्ञान है वो ऊंचा है। जब ज्ञानी का किसी से युद्ध होगा वो ज्ञान में पराजित करेगा उसे, वो कहेगा साक्षराओ। तो ये जो है नक्षत्र प्रेत्री, ये तुम्हारे शत्रुता की तरह सामने आएगा, तर्क करेगा, तुम्हें प्रूव करना होगा तुम ठीक हो तो बचोगे, नहीं तो ये दुश्मनी में कमी नहीं रखेंगे, ये आपको झाड़ेंगे। और जिनसे आपका अपमान होगा वो बुध के नक्षत्र होंगे, वो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा होंगे। अब जो बुध होंगे स्वभावता ये इतने ज्यादा बोलने वाले होंगे, बुध के पास काम ही बोलने का है। तो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा से इनका अपयश होता है, अपमान होता है। इनको इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर मंत्री सत्यानाश मार देते हैं और मंत्री बचा भी लेते हैं। अब अकबर के पास बीरबल जैसा मंत्री हो तो वो उसकी गलत चीज को भी सही करेगा, है ना। और कहीं उल्टा पड़ गया और षटकार मिल गया उसको। चाणक्य ने जिस वंश का सत्यानाश किया, उनका जो मंत्री था वो षटकार था। यद्यपि वो उनका बड़ा रक्षक था, लेकिन उनकी गलत बातों को सामने नहीं रखता था। अब चाणक्य ने इसी का फायदा लिया। तो जो आपका मंत्री हो, अब शकुनी ने सत्यानाश कर दिया, अगर वो विपरीत हो गया तो पूरा का पूरा कौरव कुल डूब गया, 100 के 100। और इधर हालांकि ऐसा नहीं, उनके पास ज्ञानी भी थे, विदुर जी भी थे, उनको निकाल दिया उन्होंने, जो सही उन्हें ज्ञान दे रहा था। तो वध होता है ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा से, जिनका सूर्य का नक्षत्र होता है। अब इनके जो नक्षत्र जिनसे इनको फायदा होता है, संपत्ति होती है, वो चंद्रमा से मिलती है। तो जितने सूर्य के नक्षत्र वाले हैं
उनके लिए खास बात यह है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका के लिए हस्त, श्रवण और रोहिणी संपत्ति बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ये अच्छी राय देंगे इनको। और मैत्री किससे होगी? जो केतु के नक्षत्र हैं, मूल, अश्वनी और मघा। और परम फायदा किससे होगा? शुक्र से। अब जो शुक्र है वो पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी, ये इनके परम मित्र होंगे, ये इनकी हर स्थिति में इनका ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ इसमें मिसिंग हो जा रही है गुरुजी, और वो है स्वभाव। क्योंकि पिछला जो पॉडकास्ट हमारा था, हमने नक्षत्रों के हिसाब से लोगों का स्वभाव भी बताया था। तो चलिए स्वभाव की बात कर लेते हैं। हाँ। अब जिनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, स्वभावता सूर्य जैसा उनमें प्रभाव है, अहम उनके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे लोग दानवीर होते हैं, दुख सुख में दूसरों की मदद भी करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं हमारी बात काटी ना जाए, हमने जो कहा वो हो। जिसे कहते हैं ना ईगो, इनके अंदर एक ईगो खास किस्म की है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है, पर अभिमान बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की प्रॉब्लम ये है कि इनके पास अगर मंत्रणा देने वाले अच्छे लोग हैं कि नहीं महाराज, यहाँ आप गलत है। अब देखिए, पंचतंत्र जो हमारे पास एक बहुत कीमती, उसमें 5 भाग हैं। विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने वो लिखा है। वहाँ का दक्षिण का राजा अक्षय कीर्ति की प्रॉब्लम क्या थी? उसके 3 पुत्र थे। एक सम्राट है, उस पर कोई कमी नहीं है, उसके 3 पुत्र हैं, तीनों बेवकूफ़ हैं, अविनीत हैं, बददिमाग हैं और अहंकारी हैं। राजा का दुख ये है, मेरे बाद ये तीनों अगर शासक बनेंगे तो मेरे राज्य का तो मटिया मेट हो जाएगा। वो अपने 500 मंत्रियों से पूछते हैं, मुझे राय दीजिए, मैं इन मूर्खों को बुद्धिमान कैसे बनाऊं? ये युवा हो गए हैं इतने बड़े, है कोई जो इन्हें ठीक कर दे? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गांव में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, अगर वो ये निर्णय ले लेगा तो ये काम हो जाएगा। विष्णु शर्मा को बुलाते हैं। विष्णु शर्मा उन्हें कि महाराज, उन्हें कहते हैं हम तुम्हें धन देंगे, स्त्रियां देंगे। बोले मैं क्या करूँगा, 80 साल का हूँ महाराज, मैं इनसे निवृत्त हो चुका हूँ, पर आपका दुख समझता हूँ। भाग्यवान पुत्र भी ना हो तो अच्छा है, पर विद्वान होना चाहिए। गर्भ में आया हुआ पुत्र भी मर जाए तो बुरा नहीं है, जन्म लेने के बाद भी अगर पुत्र की मृत्यु होती है तो नहीं है बुरा, लेकिन पैदा होने पे अगर वो मूर्ख है, अविवेकी है, कुटिल है, तो ये पुत्र ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये राज्य की कीर्ति, राजा का कमाया हुआ यश नष्ट कर देता है। अब देखिए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, कोई कमी थी? नष्ट हो गए। और वो 5 पांडव, क्योंकि साथ में नीतिकार कृष्ण थे। तो विष्णु शर्मा उन तीनों मूर्खों को विद्वान बनाते हैं। एक दोहा है ना, बूढ़ा पंत कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो ये कमाल जैसे 3 पुत्र थे। मैं बल्कि इसको दूसरे ढंग से कहूँगा। हाँ। कमाल बहुत गुणी थे। वो कैसे? हाँ। जो वो बात कहते थे वो उससे और नहले पे दहला मारते थे। कबीर ने कह दिया, चलती चाकी देख के कबीरा दुखी हो गए, उदास हो गए, कबीरा भय उदास। तो कमाल ने कह दिया, उसने, उनका मतलब ये था कि 2 चक्की के बीच में जो आएगा वो तो पिस जाएगा। हाँ। वो तो बेचारा दुखी हो जाएगा। पर कमाल कहता है, वो बोले चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, कमाल ठठा के हंसा। वो कहते जिन कीली पकड़ी ली नहीं बाल ना बांका होए, जो दोनों के बीच में आ जाएगा, ब्रह्म के पास आ जाएगा, हाँ। उसका बाल बांका नहीं हो। ये था कमाल। तो लोग कहते थे भी कबीरदास जी, वो तुम पे इक्का मारता है जब भी आता है, उसका पुत्र है। हाँ। तो ये बातों का हमें स्वभाव का ध्यान में रखना है। अब जैसे हमने सूर्य की बात करी, तो इसमें विपत मंगल जो कि दुस्साहसी है, मंगल जो कि एग्रेसिव एटीट्यूड है और बहुत अभिमानी है। इसके साथ भैया पंगे मत लो, नहीं तो तुम्हारे साथ विपत होगा, विपत्ति आएगी। और शत्रुता वाला गुरु से पंगा नहीं लो, गुरु से द्रोह मत करो। अब गुरु कोई भी हो सकता है, तुम्हारा टीचर भी हो सकता है, तुम्हें ज्ञान देने वाला भी हो सकता है। अक्सर आजकल चेले इस चक्कर में होते हैं, गुरु महाराज कब निपटे और हम गद्दी संभालें। तो वो जो प्रत्यरी का काम करेगा वो गुरु करेगा। गुरु जो है वो असली चीज निकाल के सामने कर देगा। अब देखिए, राम मंदिर बन रहा था ना, तो वो सब तमाम लेफ्टिस्ट और सब ये कह रहे थे ये तो प्रमाण ही नहीं है,
तुलसीदास जी ने क्यों नहीं कहा यहाँ रामायण के वो आया था जिसने मस्जिद गिरा दी थी, तो वो क्यों नहीं लिखा उन्होंने? जबकि तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, तुलसीदास जी के 5 ग्रंथ छापे ही नहीं गए, क्योंकि तब छापाखाना अंग्रेजों के पास था। उसमें तुलसीदास जी ने सब लिखा है कि ऐसे ऐसे वक्त पे किस किस ने, बाबरी ने आके और दूसरों ने आके कैसे मस्जिद का विध्वंस किया। तो ज्ञानी जो होता है वो भेद खोल देता है। तो अभी भी कोर्ट के अंदर एक विद्वान ने वही तुलसीदास जी का ग्रंथ ला करके प्रमाण दिया, तो उन्होंने कहा अरे हाँ ये तो लिखा हुआ है, सन भी उन्होंने लिख दी थी कि इस सन में ये ढांचा तोड़ा और मुगलों ने तोड़ा और इसके ऊपर मस्जिद बनाई। ये गुरु का मतलब जो ज्ञान का प्रकाश कर दे। तो कभी भी राजा को ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्रणा देने वाला गुरु है उससे पंगे नहीं लेने हैं। और वध करेगा बुद्ध, ज्येष्ठा वाला है। बुद्ध क्या है? वो वाक्पटु है, वो आपकी कमियां निकाल देगा, वो आपकी हर बात, नहीं तुम्हारा मतलब तो ये नहीं था, नहीं इसका मतलब तो ये था, नहीं मेरा तो इरादा ये था, नहीं 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 ये झूठ बोल रहे हो, नहीं सर ये थी बात। तो स्वभाव ये चीज़ें टकराती हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। और मित्रता में मैंने बताया मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र, मूल अश्विनी मघा, और परम मित्र में शुक्र का बताया। अब शुक्र, अब देखिए शादी हो रही है, और लड़के का उत्तर फाल्गुनी है और लड़की का पूर्वाखाड़ा भरनी पूर्व, कर दो शादी, परम मित्र है, गुण नहीं भी मिल रहे कर दो शादी। ये परम मित्र है, उसकी 100 अवगुणों को क्षमा करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हस्त के ऊपर। हस्त वाले कैसे होते हैं? इसका स्वामी तो चंद्रमा है, और चंद्रमा के 3 नक्षत्र हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का देखिए कमाल, देखिए इसके साथ विपत्ति कौन करेगा? तीसरा नक्षत्र है स्वाति, राहु का। अब चंद्रमा के साथ राहु आ जाए, दोष हो गया। चंद्र राहु इकट्ठे हैं, राहु तो ग्रस्ता है, राहु तो इसी चक्कर में कि चंद्रमा मिल जाए, ग्रहण लगाया जाए। हाँ, वो तो डरता है शिव जी से राहु, क्योंकि शिव जी ने क्या किया, राहु को अपनी जड़ में रख लिया कि ले अब डस के दिखा। चंद्रमा इतराते हैं अब डस के दिखा, और राहु घूरता रहता है कि मौका मिले मैं तुझे डसूं, पर वो है शिव जी की शरण में। और एक बार तो उसने डसने की पूरी कोशिश की, तो शिव जी के तीसरे नेत्र से, देखो अब क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, वास्तु शास्त्र के समस्त समस्याओं का इलाज निकल रहा है। कैसे भी वास्तु दोष हो उसका उपाय निकल रहा है। शिव जी के तीसरे नेत्र से एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ, चूंकि राहु देख रहे थे चंद्रमा को और चंद्रमा परेशान हो रहे थे, तो शिव जी के तीसरे नेत्र से वो एक असुर प्रकट हुआ। उसका नाम था कीर्तिमुख करके, वो बड़े मशहूर हुए। वो जो प्रकट हुए तो उन्हें बड़ी भूख लग रही थी। बोले प्रभु मेरा बताइए कार्य क्या है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पहले खाने को दो, पहले खाने को दो। अब वो बड़े हैरान, ये तो पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा। इतनी शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई ऊर्जा से एक शक्ति प्रकट हुई है, अग्नि प्रकट हुई है, उसे तो भूख लगेगी। तो वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं ऐसा करो तुम खुद को ही खा लो। तो वो इतने हुए, उन्होंने पूरे शरीर का अपना ही भक्षण करना शुरू कर दिया, गर्दन तक रह गए। बोले हाँ मैं तृप्त हूँ, अब बताओ मेरा काम क्या है, मुझे क्यों प्रकट किया है, इस ब्रह्मांड में मेरा जन्म क्यों किया है, मुझे काम सौंपिए महादेव। अब वो काम सौंप रहे हैं। बोले ये देखो ये राहु है ना, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं संसार की वो तुम्हारा भोजन बने हैं, तुम उनका भोजन करोगे। बोले ठीक है प्रभु, मैं कहाँ, मेरा स्थान बताइए। बोले जब भी कोई घर बनेगा, घर के बाहर जो तुम्हारा कीर्तिमुख लगा देगा, उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारा भोजन बन जाएंगी, तुम उसे खा जाओगे। आपने देखो घर बनते हैं लोग काली सी हंडिया लगा देते हैं, एक भूतनी सी लगा देते हैं, भूत सा, वो कीर्तिमुख है। लोगों को पता नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि इस डायन की फोटो लगाने से या ये पता नहीं भूत प्रेत है तो हमारे घर पे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे भैया वो कीर्तिमुख है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, कोई सी भी दिशा है, कोई सी भी दोष है, कीर्तिमुख लगा लो ना गेट पे। आसान सा उपाय है, इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है? उसका तो काम ही ये है, हर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के 32 द्वारों से प्रकट होने वाली
नेगेटिव एनर्जी 9 द्वारों को छोड़ दें तो 2 चौके 8, 9 द्वारों को 2 चौके 8 और 1 9 द्वारों को छोड़ दें, बाकी तो आपके सारे द्वार नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, कीर्तिमुख आपको बचाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा, मंदिर देखा होगा, एक गोल सा लकड़ी का ऐसे स्टैंड बनता है और ऊपर एक कीर्तिमुख होता है, चौड़े से राक्षस जैसे दैत्य की फोटो होती है, वही कीर्तिमुख। और गुरुजी ने ये भी कह दिया है कि वास्तु से जुड़ा हुआ कैसा भी दोष हो उसको दूर करने वाला ये उपाय है। कीर्तिमुख है, आप लगा लीजिए, बस लगाती देखिए, चमत्कार देखिए, मजा आ। हम पॉडकास्ट कर रहे थे नक्षत्रों का और उपाय मिल गया मुझे वास्तु का। ये आपकी खूबी है, देखो आप कहाँ से मुझे कहाँ लिया है। हस्त नक्षत्र में हमें विपत वाले जो नक्षत्र हैं वो राहु के हैं, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, और जो शत्रुता निभाएंगे वो शनि के हैं, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य। शनि के नक्षत्र प्रत्यरी, वो शत्रु की तरह सामने आएंगे। मतलब अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो सोच समझ के बोले, वो काट देगा, नहीं 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 ये गलत है, ये आपको लगा ये पता नहीं हमेशा ही मेरे खिलाफ ही बोलता है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं जब भी कोई बात कहूँ मेरी बात काट देते हैं। हाँ। तो यही है, क्योंकि ये आपको, ये क्या है, कबीरदास वाली भाषा आपने बोली थी ना, ये कहते हैं निंदक नियरे राखिए। तो ये पास ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपकी कमियों को बताते रहते हैं। जैसे आजकल हालांकि लोगों को पसंद नहीं आता है कोई कमी बताए तो, पर जैसे हाँ, सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये वो प्रेतेरी हैं, ये आपकी कमियों को सामने रखते हैं। तो ये तो अच्छा है, आपको पता चल गया कमी, आप अपना सुधार करो, इनको शत्रु की तरह मत लो। इनसे आपने ये सीखा, मेरे में ये कमी है, मुझे उस पॉइंट को ठीक करना है। लोग नहीं तो बुरा मान जाते हैं, जबकि ये तुम्हें चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ। आजकल लोगों को चाटुकार पसंद है, वो फिर खतरनाक है। और वध कौन करेंगे, केतु के नक्षत्र, मूल, अश्वनी और मघा नक्षत्र के जो होंगे उससे इनका अपमान होगा। अब जिनका भी चंद्रमा होगा तो केतु अपमान करेगा, केतु से अपमान का क्या मतलब है, केतु डिटैचमेंट देता है, छीन लेगा सब। राहु अटैचमेंट देता है। राहु के, अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो राहु सब कुछ देगा, संसार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, घर गृहस्थी, सोना चांदी, नंबर 2 के काम, शराब, अप्सरा, सौंदर्य, सब कुछ केतु, राहु कहता है ले लो, राहु कहता है माया में डूबो, केतु कहता है मायापति का ध्यान करो, सब छोड़ो। तो केतु यहाँ वध कर रहा है चंद्रमा का, यानी उससे सब कुछ छीन रहा है, उसको डिटैच कर रहा है, परिवार से भी, समाज से भी, शरीर से भी, मुक्ति के आयोजन की ओर ले जा रहा है। देखिए हर बात के अर्थों में कैसे परिवर्तन होता है अगर हम ध्यान से समझें। और हाँ, हस्त नक्षत्र के जो, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मंगल के नक्षत्र से प्रॉपर्टी बढ़ती है। अगर हस्त नक्षत्र वाले, जो मंगल के नक्षत्र वाले लोग हैं, उनके साथ संपत्ति करेंगे, जैसे चित्रा नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा, मृगशिरा हो गया, इनके साथ जुड़े, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डीलर वो हो जिसके ये वाले मंगल के नक्षत्र हो, उससे उसको नुकसान नहीं होगा, उससे उसकी प्रॉपर्टी के फायदे होंगे। और देखिए इसमें भी क्षेम नक्षत्र वाले, चंद्रमा का जो क्षेम नक्षत्र है वो गुरु का आता है, तो विशाखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु वाले जो हैं, ये इनकी रक्षा करते हैं। कभी कभी चेले ने गलत बोल दिया, गुरु जी पास बैठे हैं, वो उस वक्त नहीं बोलेंगे, बाद में कहेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे था, वो उनको और सुधारते हैं, अच्छी पॉलिश करते हैं। और धन किससे, मैत्री किससे मिलती है, शुक्र के नक्षत्रों से। पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से इनको विशेष रूप से मैत्री का इनका स्वभाव इनके साथ मिलता है। अब इसमें फर्क क्या है, देखो, जब हस्त नक्षत्र है तो इसका स्वामी चंद्रमा है, अब ये यहाँ पर सास है, चंद्रमा माता है। हाँ। अब ये जो शुक्र है, ये नई बहू आई है घर में, अब सास को चाहिए नई बहू को संस्कार दे, तो वो मित्रता की तरह पेश आएगी। और अगर कुसंस्कार दे के लड़ाई झगड़ा करेगी, टोका टाकी करेगी, तो फिर उसे प्रत्री बनने में देर नहीं लगेगी। और परम मैत्री होती है सूर्य के नक्षत्रों से, उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी, ये नक्षत्र के जो स्वामी हैं चंद्रमा के परम मित्र हैं। वो क्यों, चंद्रमा रानी है और सूर्य राजा, बॉस और रानी इकट्ठे जा रहे हैं, राजा रानी इकट्ठे, शची और इंद्र एक साथ रह रहे हैं, इसका ये अर्थ हो गया। इसका अर्थ अरुंधति और गुरु वशिष्ठ एक साथ चल रहे हैं।
यानी एक आदर्श जोड़ा सीता जी राम के साथ, रुक्मणी जी कृष्ण के साथ, इसका ये युगल प्रभाव हुआ। और जिनसे विपत्ति और जिनसे प्रत्यरी और वध वाले नक्षत्र हैं, उनके साथ हमें बहुत दिमाग से काम करना है। ये इनके प्रभाव हैं हस्त के। और इससे मुझे लगता है व्यूअर्स को सिर्फ नक्षत्रों के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत कुंडली मिलान भी समझ में आ रहा है। वो पैटर्न नहीं जो आप जैसा देखते हैं, बल्कि एक नया पैटर्न कि अगर बाकी कुछ नहीं भी मिल रहा है लेकिन नक्षत्रों में आपस में प्रेम है तो मतलब पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा। ये एक नया गुण और मुझे लग रहा है नई विद्या आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट से पता चल रही है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप गुरुजी के लिए एक लाइक कीजिए अभी पॉडकास्ट में। जी गुरुजी। चलिए अगला नक्षत्र चित्रा लेते हैं। 14वें नक्षत्र पे हम पहुंचे हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल हमारे घर में भाई हैं, मंगल हमारे घर में साहस है, मंगल हमारे विपरीत परिस्थितियों में उठा हुआ हाथ है जो कहता है मैं हूं तेरे साथ। मंगल दक्षिण भारत में चलेंगे तो पति का रूप भी है, उत्तर भारत में भी पति के रूप में। गुरु तो है ही है, मंगल भी है। अब अगर पति हो और निर्णय ना ले पाता हो, नपुंसकों की तरह पड़ा रहता हो, तो मंगल पुरुषत्व है। उसका नाम ही है पुरुषत्व, पुरुष का विशेष आभूषण है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है, प्रॉपर्टी के कार्यों में, पुलिस के कार्यों में, मिलिट्री के क्षेत्रों में विशेष लाभ देने वाला है। अब जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी इससे प्रभावित हैं, जितने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं वो भी इससे प्रभावित हैं, और जितने भी व्यायामशाला में जिम में जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी, और जितने भी मिलिट्री में जनरल्स कर्नल के पद पर हैं जो देश के हित में ही वाणी उठाते हैं, तो ये सब उन्हीं के नक्षत्र हैं। अब इन चित्रा नक्षत्र के अंदर कौन से 3 नक्षत्र हैं जिससे इनको बचना चाहिए? तीसरा नक्षत्र है विशाखा, यानी गुरु के जो नक्षत्र हैं। अब ये है मंगल। अब ये इनको आदेश चाहिए। अब देखिए भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, हमारे मंगल के योद्धा आदेश मांग रहे थे 2 अभी नष्ट कर दें इनको, अभी इनको भस्म कर देंगे, ये हैं क्या गिट्टे गिट्टे से, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आदेश नहीं दे रहे थे। यहाँ के जो गुरु थे, यहाँ के जो मिनिस्टर थे, ये अपनी राजनीति में उलझे हुए थे। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और इन्होंने क्या किया? उनको आदेश नहीं दिया। इसलिए ये शत्रु जैसा भी हो सकता है विशाखा, अगर समय पर सही निर्देश ना दे। गुरु को तो सही निर्देश देना चाहिए, पर कपट गुरु हो जाएं, स्वार्थों से भरे हो जाए तो इनके शत्रु यही बन जाते हैं। विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु अगर अपने गुरु, अब ये कपट गुरु अगर बन जाए तो इनको डायरेक्शन नहीं देंगे तो हानि हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे? विपत्ति पैदा करेंगे इनके लिए। ये जूझेंगे कि पता नहीं आदेश क्यों नहीं दे रहे, अभी ठोक देते हैं इन्हें। और कई तो नहीं मानते, वो तो जबरदस्ती चले गए, ठोक ठाक के आ गए, अबे तुम्हें जो करना है कर लो, कोर्ट मार्शल कर लो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कई ऐसे भी दबंग हमारे हैं। और यदि अब ये हुआ है, इंदिरा गांधी से बार बार जनरल मानेकशॉ कह रहे थे अभी टाइम नहीं है, वो कह रही नहीं अभी ठोको ही नहीं। बोले नहीं अभी टाइम नहीं है सर, वेट करिए। बोले नहीं, बोले मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता। वो था दमदार आदमी, जब समय आएगा तभी करूंगा। और जब समय आया तो उसने खुद कहा। और देखिए 92,000 लोगों को बंधक बनाया। ठीक बात। अब इनका जो शत्रु बनता है मंगल का, वो बुध के नक्षत्र बनते हैं, यानी ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा। अब ये सब गंडमूल के नक्षत्र हैं तीनों। गंडमूल के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र होते ही गंडमूल के, केतु के नक्षत्र होते ही गंडमूल के, इसलिए ये खतरे की घंटी हमेशा बजाए हुए होते हैं। अब जो चित्रा नक्षत्र मंगल है, उसने तो एक काम करना था, निर्णय लेना था। अब ये वार्ताकार, मीडिएटर्स, ज्येष्ठा, रेवती, बुध, नहीं बातचीत चल रही है। अभी हम निर्णय पर पहुंचेंगे। वो बेचारा तड़प रहा है, ये बातचीत कर रहे हैं। अब ये बुध कौन है? निर्णय देने वाले, सही संपत्ति ना देने वाले, चाटुकार, मंत्री की चाटुकारिता कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि राजा सही निर्णय नहीं ले पाता और हानि होती है। अब वध इनका किससे होता है? देखिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं। पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी, शुक्र के नक्षत्र। इधर मंगल जो परम तेजस्वी है, पुरुषत्व है, उधर शुक्र। अब अगर ये मंगल शुक्र साथ है, शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है, ये व्यक्ति लंपट है, ऐसा भी कहा गया है। और जबकि इसका दूसरा अर्थ भी है
अत्यधिक स्त्री मोह में पुरुष ना पड़ा रहे कि अपने राज कार्य भूल ही जाए। अक्सर बड़े बड़े योद्धाओं को स्त्रियों से पराजित किया जाता है, विषकन्याएं भेजी जाती हैं। जो काम युद्ध से नहीं हो रहा, परम सौंदर्य में स्त्रियां विषकन्याएं बनाई जाती हैं, वो भेजी जाती हैं, या मोहिनी का रूप धर के स्वयं आ जाते हैं। हाँ, नारायण। मोहिनी में तो ठीक है अमृत नहीं दिया, ये तो इन्हें तो डसा वो गया, जीवन भर के लिए गया, वो तो वापस ही नहीं आएगा। ठीक है। तो स्त्रियों के अब ये हुआ, बिहारी दास जी पहुंचे अपने महाराज जयसिंह से मिलने, वहां सारे परेशान हो रहे थे। वो परेशान इसलिए तो राजा आ ही नहीं रहे थे, महीनों से नहीं आ रहे थे। बोले बात क्या है? बोले एक छोटी सी लड़की इन्हें मिल गई है और ये उसी के प्रेम में है, ये राजकाज में आ ही नहीं रहे। तो बिहारी दास जी ने एक श्लोक लिख के भेजा, बोले ये श्लोक मेरे महाराज पे पहुंचा दो, मेरे बचपन के मित्र हैं। और श्लोक में लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधे हो, आगे कौन हवाल। वाह। और उसको सुनते ही उसे याद आया, अरे ये तो मेरा मित्र बिहारी दास लिख सकता है। और राजा को स्मरण आ गया, उसे छोड़ के वापस आया और राजकाज पुनः संभाला। तो स्त्री के मोह में अत्यधिक पढ़कर, और फिर तो आजकल बहुत सी देवियां हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, मैं सभी को बुरा नहीं कहता, हाँ। लेकिन पुरुष को निर्णय लेना चाहिए। विवाह करने के बाद अनैतिक संबंध, आजकल तो बड़ा खूबसूरत नाम दे दिया, लिव इन रिलेशन। अरे सीधा कहते हो ना, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे नाम है। जब विवाह ही नहीं है तो तुम किस अधिकार से साथ रह रहे हो? ठीक बात। ये तो कुसंस्कार है। तो इसलिए तीसरा नक्षत्र वध यानी अपमान करता है, अपयश करता है। अगर विवाहित होकर भी आप किसी पड़ोसन से, ऑफिस में काम करने वाली नौकरानियों से या असिस्टेंट से, और फिल्म इंडस्ट्री में तो भैया अगर ऊपर जाना है तो सबका साथ दो, खुश करो, तो तुम एकदम स्टार बन जाओगे। जो स्टार बन गए हैं वो भी तो तीसरी शादी कर रहे हैं, आमिर खान। मैं पुरुष भी स्त्रियां होती हैं। अच्छा, वैश्या शब्द बड़ा प्यारा है। वैश्या का अर्थ स्त्री नहीं है, वैश्य का अर्थ है वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति का अर्थ यह है धन का कमाना, चाहे अनैतिक ढंग से कमाए, यह वैश्यवृत्ति है। वैश्य का अर्थ स्त्री गलत नहीं है, पुरुष भी वैश्यवृत्ति वाले होते हैं। यह बात बहुत कीमती बोल रहा हूं मैं आपको। अब देश को अब भेज रहे हैं शत्रुओं के पास हमारे सारे सीक्रेट, ये सब वैश्यवृत्ति वाले लोग हैं। पुरुष वैश्याएं भी होती हैं, स्त्री वैश्याएं तो हैं, पुरुष भी होती हैं। और वैश्या का अर्थ देह का धंधा करने वाले नहीं, जो संस्कारों से, जो देश हित के भी खिलाफ, वो भी वैश्यवृत्ति है। तो ये कीमती सूत्र है ये। हाँ। तो 3 से हमें तो ये पता चल गया। हाँ। अच्छा, संपत्ति किससे मिलेगी? वो अनुराधा शनि के नक्षत्र से मिलेगी, मंगल वालों को। तो वो अनुराधा उत्तर भाद्रपद पुष, तो जिनका भी चित्रा नक्षत्र यानी नक्षत्र है, मंगल के जो नक्षत्र हैं, उनको चाहिए धनिष्ठा मृगशिरा, चित्रा धनिष्ठा मृगशिरा, इन नक्षत्रों के स्वामी, जिनके स्वामी मंगल होते हैं, वो शनि के नक्षत्रों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, प्रॉपर्टी में फायदा होगा, क्योंकि वो संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ये बहुत कीमती सूत्र है। यद्यपि हम उसमें ज्योतिष में शनि मंगल तो शत्रु हैं, भैया संपत्ति बढ़ाएंगे, पराशर ऋषि कह रहे हैं, करके देखो, 1 और 1 11 प्रॉपर्टी होंगी आपकी। अच्छा, परम मित्रों में उत्तराखाड़ा सूर्य है और एक चंद्रमा है। तो उत्तराखाड़ा कृतिका और उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र मित्र हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण, रोहिणी और हस्त, ये परम मित्र की तरह काम आएंगे। किसके? जिसके मंगल के। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वृश्चिक लगन है, वहां चंद्रमा नीच का बैठा है, पर परम मित्र बैठा है। भाग्येश होकर लगन में है, परम मित्र बैठा है। और ये भाई साहब मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 3 बार के बन गए। हमने हर बार भविष्यवाणी करी कि चंद्रमा बेशक नीच का है, लेकिन भाग्येश होकर लगन में परम मित्र बैठा है। और चंद्रमा माँ है। नरेंद्र मोदी की जब तक माता जीवित रही, ये हमेशा उनके साथ रहे। उनका बर्थडे हो तो उनके साथ हैं, उनसे रोटी खा रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, ये है नवतारा ज्योतिष।
ठीक है, अब आगे बढ़ने के पहले गुरुजी एक सवाल है मेरा। हमने चित्रा के ऊपर चर्चा की, अब हम स्वाति पर बात करने जा रहे हैं। ये दोनों ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके नाम पर लड़कियों का नाम रखा जाता है। हाँ। चित्रा भी लड़कियों का नाम होता है, स्वाति भी होता है, एक और नक्षत्र है अनुराधा। हाँ। वो भी बड़ा कॉमन है लड़कियों का नाम रखने के लिए। तो ये जो नक्षत्रों के नाम पे लड़कियों का नाम रखा जाता है, क्या वजह है? अब 27 नक्षत्रों में 3 ही नक्षत्र क्यों चुने गए? क्या इसमें स्त्रीत्व भाव बहुत ज़्यादा है क्या? पहला तो ये सवाल, और दूसरा इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि क्या लड़कियों का नाम नक्षत्रों के नाम पे रखना वो सही है? ये जवाब दीजिए। ये तो बड़ा कीमती सवाल है आपका। दरअसल जब नक्षत्रों पे नाम रख रहे हैं तो हर नक्षत्र के ना, जैसे एक राशि है, मेष राशि है, अब मेष राशि के अंदर जो उसके 4 शब्द दे दिए हैं, चूचे चोला, ये 4, अब 4 नाम से आ गया इसका। अब जो मेष राशि है उसका स्वामी तो देखिए मंगल है, और अश्वनी नाम की लड़कियां भी हैं जो धावक हैं बहुत अच्छी, अश्वनी नाम के लड़के भी हैं। हाँ। अश्वनी कुमार, अश्वनी शर्मा, बहुत से नाम हैं। हाँ। और अश्वनी नाम की लड़कियां भी हैं, वो बहुत अच्छी धावक हैं, क्योंकि उनमें मंगल के गुण हैं। अब अगर वो ये नाम रख रहे हैं तो मंगल जैसे अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, फास्ट, क्विक और अग्नि तत्व उनके अंदर ज़्यादा है, और अगर तत्व के आधार पर उनके आचरण हैं तो उनको उसमें ज़्यादा सफलता है। लेकिन वो आचरण में और तत्व के साथ मैच हो रहा है वो चीज़। लेकिन अगर पति भी आशा कर लिया, वो भी अग्नि तत्व वाला, तो ये अग्नि अग्नि मिलके तो 2 अग्नियाँ भड़क उठेंगी ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने अनुराधा कहा, अब ये शब्द बड़ा प्यारा है, अनुराधा। अब राधा, भगवान कृष्ण से पूछा कि ये, एक और बात कह देता हुआ, एक मुस्लिम संत हुए हैं, वो राधा राधा के भक्त थे, तो उनको शासक ने बड़ा मारा। तो ये क्या, मुसलमान होकर राधा राधा, और वो भी किसी औरत का नाम लेता है, लेना ही था तो मर्द का नाम कृष्ण का लेता, तो उसका ही नाम क्यों लेता है? बोले नहीं, मैं तो राधा। और उसे कारागार में डाल दिया, बहुत सताया, बहुत मारा पीटा। बाद में फिर एक बार उससे पूछ लिया, भाई तू राधा नाम नहीं छोड़ रहा, मुझे रीज़न तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तो 10-12 लंबा स्टेंजा है, आखिर की 2 लाइनें वो ये कहते हैं कि राधे पे ना होती जो राधे की रकार तो पे, मोरे जान मेरे कृष्ण आधे कृष्ण रहते। अगर राधा में मैं रा निकाल दूं अपनी रा का, तो आधे कृष्ण रह जाते हैं, इसलिए राधा बोलने से मेरे कृष्ण पूर्ण होते हैं। अब अनुराधा जो अनुसरण कर रहा है राधा तत्व का, अब ये राधा शब्द जो है, अब राधा कौन है? गौर वर्ण की हैं, और गौर वर्ण के कौन है? शिव जी। शिव ही राधा बने हैं, और वो जो कृष्ण हैं वो पार्वती हैं। अब फिर एक आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे, ये आपने क्या कह दिया? हाँ, लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि एक बार पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमारा मन कर रहा है कुछ नया करने का। बोले कर तो हमारा भी रहा है। बोले तुम्हारा क्या कर रहा है? बोले प्रभु मैं चाहती हूँ पुरुष का रूप धारण करो। बोले अरे वाह, तुम जो पुरुष बनोगी तो क्या सुंदर और क्या अद्भुत तुम्हारे नयन नक्श होंगे। बोले हम ये बनना चाहते हैं। बोले ठीक है, तुम बनो तो हम स्त्रीण का रूप धारण करेंगे। बोले अच्छा क्या बनोगे? बोले बताएंगे। अब वो ले लिए जाके यशोदा जी के पास कृष्ण के रूप में शिव प्रकट हो गए, ये पार्वती जी प्रकट हो गई, क्योंकि वो श्यामा थी, पार्वती जी श्यामा थी। हाँ। तो कृष्ण श्याम वर्ण के पैदा हुए। अब उनसे मिलने के लिए शिव जी जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे, मेरा इनका बड़ा पुराना नाता है, मुझे लल्ला के दर्शन करने दे। वो कहती है नहीं भैया, तुम नाग वाग और क्या क्या तुमने रूप बनाया हुआ है, लल्ला डर जाएगा। बोले नहीं डरेगा, और वो रोना शुरू कर दिया कृष्ण। अब उनकी समझ में नहीं आया। खैर बाद में वो मिलते हैं, जब गोदी में लेते हो एकदम शांत हो जाते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि भगवान शिव ने अवतार लिया राधा के रूप में। शिव जी कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो गौर वर्ण की राधा है, ये कृष्ण है। तो वास्तव में ये कृष्ण और राधा। अब जो कृष्ण नर्तन कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती हैं, अद्भुत नृत्यांगना है वो, तो शिव तो कहते हैं तुम क्या हो, हम तुमसे कोई कम है,
तो राधा और कृष्ण के ये जो महारास लीला है ये वास्तव में बहुत आध्यात्मिक स्वरूप है। और ये जो 27 नक्षत्र हैं यही गोपियां हैं चारों तरफ। ये कभी अलग व्याख्यान देंगे इस पे आपको जी। पर ये बात आ गई। तो राधा का अर्थ ये है जो अनुगामनी है, राधा तत्व के, अनुराधा। तो ठीक है, तो अब मुझे लड़कियों का नाम क्यों स्वाति रखा जाता है, चित्रा रखा जाता है और अनुराधा रखा जाता है, और पुरुषों का नाम अश्विनी तो आपने बताया ही, लड़कियों का नाम चित्रा भी में होता है। लड़की बड़ी प्रोग्रेसिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, फास्ट होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, मंगल जैसी खिलावट होगी, दांत बहुत सुंदर होंगे, तर्कयुक्त भाषा होगी, और उसके अंदर फीमेल बॉडी होते हुए भी पुरुषों जैसे गुण होंगे। हैविंग द फीमेल बॉडी, लेकिन उसका व्यक्तित्व पुरुषों जैसा होगा, वो आपकी रक्षक होगी। चित्रा नाम की लड़कियां मुझे कमेंट कीजिए और बताइए अगर ऐसा वाकई है तो। अनुराधा शांत होगी, शनि के गुण ले आएगी, शनि का नक्षत्र है ना, तो वहाँ सौम्यता होगा, धैर्य होगा, परंतु कर्तव्यनिष्ठ होगी, क्योंकि शनिदेव 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो हमेशा परिवार के लिए शुभ होगी। और वो थोड़ी सी वीतरागनी होगी और थोड़ी सी संस्कारी होगी, बहुत ज्यादा। अनुराधा पौडवाल कुछ ऐसी ही मिलती जुलती देख है। लीजिए अनुराधा साथ चली, कितनी सुंदर गायिका और कितनी अद्भुत उनकी वाणी। हाँ। अनुराधा पौडवाल। लेकिन अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाति के ऊपर। ये बड़ा कीमती नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र है। और स्वाति जो है, इसकी खूबी एक क्या है कि चातक नाम का एक पक्षी है, वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। कितना ही पानी बरसे, स्वाति नक्षत्र के बिना चातक पानी नहीं पीता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि स्वाति नक्षत्र में वो जल पीता है। और वो जो बूंदे हैं उनका भी बड़ा महत्व है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर मोती में गिरे, तो अगर वो सीप में गिरे तो वो मोती बन जाएगी, और स्वाति नक्षत्र की बरसी हुई बूंद अगर केले पे गिरे तो कपूर बन जाएगी, और ये स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर धूल में गिरे, रेत में गिरे तो भस्म हो जाएगी। किस नक्षत्र में जो बूंद आ रही है उसको सत्संग किसका मिल रहा है, तो सत्संग मिला सिप्पी का तो बन गई मोती, सत्संग मिला केले का तो बन गया कपूर, और सत्संग मिला रेत का भस्म हो गई। तो सत्संग की बड़ी कीमत है। आपका किसके साथ संग है वो बहुमूल्य है। अब देख लीजिए ना, अब दुर्योधन का संग शकुनी से हुआ, सब नष्ट हो गया, और उधर अर्जुन का संग कृष्ण से हुआ, सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी को सत्संग कहते हैं, जो आज मैं भी कर पा रही हूँ। ये भी एक, ये पॉडकास्ट भी एक सत्संग है। ये ज्योतिष का तो बहाना है, बात तो अध्यात्म की ही करनी होती है। ये स्वाति नक्षत्र, इसके स्वामी राहु हैं। ये राहु और केतु दो बहुत कीमती नक्षत्र हैं। और राहु जो है कुंडली को दो भागों में बांटता है। कुंडली में आपको अर्धनारीश्वर बनाता है। जहाँ भी राहु जिस जगह होंगे उसके ठीक अपोजिट केतु होंगे, तो ये राहु और केतु विभाजन करते हैं आपका। वहाँ से राहु से जो पिछले वाले, वो आपका गणित पूर्व जन्मों का है, और जो अगला है वो आपके इस जन्म का है। राहु डिवाइड करता है आपको। ये वक्र गति से ही चलते हैं। ये पिछला ऋण अनुबंध आपके लाते हैं। पति के साथ क्या ऋण रह गया, पत्नी के साथ क्या रह गया, माता के साथ क्या रह गया। ये राहु जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधी ऋण है आपके ऊपर। राहु 9वें भाव में पिता के ऋण हैं आपके ऊपर। राहु 7th भाव में पति पत्नी के ऋण हैं। पत्नी के साथ ठीक नहीं निभाया तुमने, अब निभाना है तुम्हें। राहु गुरु की तरह ये कह रहा है। राहु 5th में है, बच्चों के साथ न्याय नहीं किया तुमने, अब करो, राहु ये कह रहा है। 4th में है, मां के साथ ठीक नहीं किया, अब करो। तो आपके अतीत के उन कर्मों को जो ठीक आपसे नहीं हुए, इस जन्म में राहु आपको याद दिलाता है। राहु कहता है मैं अमृत पिया हुआ हूं, अमृतस्य पुत्र हूं, तुम्हें याद दिलाता हूं। तो राहु तुम्हारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शक हो सकता है। और राहु की बड़ी खूबियाँ, बहुत खूबियाँ। राहु और केतु, इस पे तो एक अलग पॉडकास्ट आप करिए, तो मैं राहु केतु पे बताऊंगा कि जितने भी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं वो राहु के अधिकार में है। मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं लिख लेती हूँ, हमें राहु केतु के ऊपर करना है एक पॉडकास्ट। ये आपका ऐसा पॉडकास्ट जाएगा कि राहु अटैचमेंट है और संपूर्ण
कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों से जोड़ता है। तो परम ज्ञानी जितने महामंडलेश्वर बनने हैं, जितने साइंटिस्ट बनने हैं, न्यूटन बनने हैं, ये सब राहु के कारण बनेंगे। और जितने वैराग्यवादी संत होंगे, मोक्षगामी होंगे, अष्टावक्र होंगे, दत्तात्रेय होंगे, गोरखनाथ होंगे, वो केतु से बनेंगे। तो इधर संसार उधर सार, दो भागों में डिवीजन करते हैं राहु और केतु। और केतु आपका मकान का आखिरी कोना है। हाँ। और आपके बराबर में एक झंडा लगा हुआ है, चाहे तो वहाँ मस्जिद भी हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ एक फ्लैग भी लगा हुआ है, ये केतु है। तो ये जो राहु केतु का हम पॉडकास्ट करेंगे उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, आप लोगों ने कहा था कि नक्षत्रों के साथ गुरुजी के साथ आप पॉडकास्ट कीजिए, तो वो सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब राहु केतु का पॉडकास्ट आप गुरुजी के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जी गुरुजी। तो चलिए स्वाति की बात कर देते हैं। ये राहु की बड़ी कीमती बात है। ये वो जो हो रहा था ना सागर मंथन, तो जबरदस्ती इन्होंने अमृत चख लिया, धोखा दे के अमृत पी लिया। तो एक श्लोक आता है, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश, और मान सहित विष पियो शंभु कहलाए जगदीश। तो ये राहु ये कहता है, अगर कुछ सामने छलिया है तो उसे छल से मारो, उस पर कृपा मत करो। अब कर दी, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने कर दी कृपा 17 बार। 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने बुरी तरह मारा इनको, खींच के ले गए रस्सियों से बांध के। कुटिल पे कृपा नहीं करते। क्षमा वीरस्य भूषणम तो है, लेकिन वीर हो सामने, वीरस्य भूषणम है, वीरों का आभूषण है, लेकिन ये वीर किस पे करेगा? क्षमा, जो उस योग्य होगा। लेकिन जो कुटिल और धूर्त होगा, वहां कृष्ण की नीति काम आएगी कि अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथाइव च। लेकिन जो हिंसक हैं, जो देशद्रोही हैं, जो आपकी संस्कृति के नाशक हैं, वहां तो छल को छल से मारो। ये कृष्ण का उपदेश है। तो राहु यही कहते हैं। राहु कहते हैं जहां द्यूत होता है, जहां छल होता है, जहां प्रपंच होता है, जहां छल भी अस्त्र की तरह काम आता है, वो कहते हैं मैं छल भी हूं, साम दाम दंड और भेद। ये जो भेद है ये राहु है। इसका भी उपयोग किया जाता है, पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देश हित में इसका उपयोग करिए। चलिए स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। इसके स्वामी राहु, और राहु के जो शत्रु नक्षत्रों में आते हैं वो विपत, जिससे इनको विपत्ति होती है, वो है शनि के नक्षत्र, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य। इनसे इनके आगे विपत्तियां आती हैं। शनि वैसे ही धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए फर्क है, ये धीरे धीरे चल रहे हैं। अब वो अचानक कहते ना पीछे मुड़, तो इनको तकलीफ होती है मुड़ने में, तो वो ठगे से स्तंभित से हो जाते हैं। हाँ। जैसे कहते हैं ना वक्री हो गए। हाँ। तो जितने भी वक्री के प्लैनेट है वो विपत्त स्थिति में है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, वहीं अटके रह गए। पीछे तो जा नहीं सकते, कोई भी ग्रह पीछे तो जा नहीं सकता। ठीक है, वो तो आगे ही जा रहा है। वक्री ग्रह वो नहीं है जो पीछे हो गया, वक्री ग्रह वो है जो आपकी नजर से दूर हो गया। वक्री ग्रह वो है जो आपके ग्रेविटेशन से, सूर्य के ग्रेविटेशन से दूर हो गया, तो सूर्य के प्रभाव में नहीं है। तो ये जो राहु है, शनि जो है, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, पुष्य विपत्ति कारक है। और शत्रु की तरह काम कौन कर रहा है इस स्वाति नक्षत्र का? ये बड़ी अद्भुत बात है। वो केतु का नक्षत्र है, वो मूल, अश्वनी और मघा। अभी तक तो हम राहु केतु को मित्र समझ रहे थे, पर राहु का शत्रु केतु है, क्योंकि राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। अगर केतु सेकंड हाउस में है तो यकीन मानिए परिवार से अलग हो जाएंगे। जिस हाउस में केतु होगा, हाँ। उस हाउस के जो भी कारक होंगे उससे आप अलग हो जाएंगे। मतलब चतुर्थ में अगर है तो मां से अलग हो जाएंगे, भूमि, जन्म भूमि से अलग हो जाएंगे, मां से दूर हो जाएंगे, होना पड़ेगा। और द्वितीय घर में अगर है, अपने कुटुंब से अलग हो जाओगे।
तो मुझे बताइए, केतु आपके जिस भी भाव में है, आप ये महसूस करते हैं या आप देख रहे हैं कि उस भाव से जुड़ी हुई जो भी चीज है उससे आपकी दूरी बन गई, दूरी बन जाएगी। तो धन भाव में तो धन से 100 विरक्ति। किलोमीटर में है, चाहे 150 किलोमीटर में, चाहे 200 किलोमीटर में, आप उससे दूर हो जाएंगे। केतु क्या करता है? स्थान परिवर्तन करता है, आपको स्थान से हटा देगा। कई लोग कहते हैं अरे जॉब लगी, लगते ही हट गए। हाँ, तो फिर वो कोने का होगा तो केतु है वहां, वो हटाएगा। इफ यू आर हैविंग केतु इन योर सेकंड हाउस, तो फिर ये प्रभाव आप पे आ जाएगा। और अगर केतु की दशा भी है तो भी आ जाएगा। केतु गोचर में अगर सेकंड हाउस में आ गए हैं तो भी आ जाएगा। तो ये ज्योतिष भी हो गया। और देखिए, अब इनका जो शत्रु है वो केतु के नक्षत्र हैं, मूल, अश्वनी और मघा। और वध इनका किससे होता है? सूर्य से। सूर्य से नहीं बनती। अब उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी जो सूर्य के नक्षत्र हैं, वहां से इनका अपयश या अपमान है। ये बहुत कीमती बात है। सूर्य एक जीवन की ऊर्जा है, चेतना की परम ऊर्जा। और राहु क्या, केतु क्या कर रहे हैं? मोक्ष दिला रहे हैं, ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, आत्मा को शरीर से बाहर निकाल। मोक्ष तो तभी होगा ना। आपका मोक्ष का अर्थ यह है कि शरीर से, राहु तो डिटैचमेंट कर रहे थे, राहु अटैचमेंट कर रहे थे, और केतु क्या कर रहे हैं? डिटैच कर रहे हैं। तो जो सूर्य की वो आत्मा का जो गुण इस शरीर में भोग का था, उन्होंने कहते नहीं भैया महाराज, अलग कर दिया आपको। तो इनको स्वाति नक्षत्र वालों को, जिनका राहु का नक्षत्र है, उनको सूर्य के साथ कठोर वध वाली स्थिति आएगी। इसलिए सूर्य के साथ जब राहु होगा तो यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। राहु, स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु के 3 नक्षत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, शतभिषा है, आर्द्रा है और स्वाति है। अब इनका परम, जिसे कहते हैं शत्रु कह लें या जिससे अपमान होगा, वो वध जो होगा वो सूर्य के नक्षत्र हैं, उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी। अब इनके मित्र कौन है? संपत्ति किससे होगी? संपत्ति वाले जो नक्षत्र आएंगे वो विशाखा के आएंगे। राहु के साथ जो विशाखा, गुरु का संबंध होगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। जिसकी भी पत्री में गुरु के साथ राहु होगा, या चलिए ये बहुत बड़ा महायोग है, अगर राहु के दाएं बाएं 2-3 प्लैनेटों साथ में गुरु हो जाए, वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति, नायक, महानायक बन जाता है। अमिताभ बच्चन की पत्री में शुक्र और राहु और शुक्र के नक्षत्र साथ साथ है, गुरु साथ में, गुरु उच्च का उनका, और राहु साथ में, महानायक है, क्योंकि संपत्ति है, ये उनकी संपत्ति को बढ़ाने वाला है। गुरु का नक्षत्र अगर राहु के साथ है तो संपत्ति बढ़ जाएगी। अगर बुध के नक्षत्र साथ हैं तो ये उनकी रक्षा करेगा, क्षेम है। अगर राहु के साथ बुध है तो ये उनकी रक्षा करेगा। अब बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा हैं, ये प्रोटेक्टिव है, ये उनके रक्षक हैं। और शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो साधक हैं, वो साधे जा सकते हैं, पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी। और मैत्री के नक्षत्र हैं श्रवण, श्रवण, रोहिणी, हस्त, यानी चंद्रमा के नक्षत्र जो हैं। अब देखो, इधर राहु, इधर चंद्रमा, चंद्रमा माँ है। इस राहु की माँ ने भगवान शिव की आराधना की थी कि मुझे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। जब राहु का सिर काट दिया था भगवान विष्णु ने, तो माँ आलाप करती हुई पहुंची थी शिव के पास, आपने तो वरदान दिया था, आपके वर से तो ये मेरा स्वर भानु पैदा हुआ था, और देखो विष्णु ने वध कर दिया। तो भगवान शिव ने उसे फिर, इस माँ के कारण, इस चंद्रमा के कारण, इस राहु की पुनर्जीवन हुआ। अब जो लोग कह रहे हैं चंद्र राहु से शत्रुता हो रही है, वो समझ लें, अगर चंद्रमा बलवान है, श्रेष्ठ है, तो इस राहु को जीवन देने वाला है। तो संसार के जितने अटैचमेंट हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, प्रॉपर्टी है, धन है, सुंदर स्त्री है, आभूषण है, पद है, प्रतिष्ठा है, गौरव है, ये चंद्रमा दे देगा भाई। शानदार। तो अगर आपके ऑफिस में चंद्रमा के नक्षत्र का कोई व्यक्ति बैठा है और आपका नक्षत्र का स्वामी राहु बनता है, तो वो आपको माँ की तरह ट्रीट करेगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हाँ। और सूर्य क्या करेगा? अब इसके बाद मंगल क्या करेगा? परम मित्र इसका कौन बनेगा? राहु का परम मित्र में इनके आएंगे मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र, मृगशिरा और चित्रा, ये तीनों नक्षत्र मंगल के हैं। मंगल साहस है, वो कहते हैं ना, एक साहस, एक होता दुस्साहस।
अब वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहे हैं? साहस तो हमने देखा था वीरेंद्र सहवाग का, दुस्साहस देख रहा हूं मैं वैभव सूर्यवंशी का कि भाई तेरी उम्र क्या है और तू 150 की स्पीड में जो अभी गेंद हाथ में ही है और तू डबल स्टेप से निकल के 6 मार रहा लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे। इसे कहते हैं दुस्साहस। तो राहु और मंगल, उसकी पत्नी में राहु मंगल साथ साथ होंगे, या ट्राइन में होंगे, या देखते होंगे, या युति में होंगे, ये दुस्साहस तभी मिलता है। और वो मंगल कहता है मार बेटे 6 पे ही पहुंचाऊंगा, मैं तेरा परम मित्र हूं। क्या बात है। वैभव सूर्यवंशी की अगर किसी के पास कुंडली है, चेक करनी चाहिए या समय है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं चाहती हूँ उनके घर तक ये वीडियो पहुंचे और वो हमें बताएं, ताकि हमें भी समझ आए कि ये जो दुस्साहस है जो गुरुजी बता रहे हैं, तो उसके पीछे कौन सा योग है। अच्छा, मैं हालांकि पहले भी मेरे व्यूअर को बता चुकी हूँ, लेकिन वो लोग जो गुरुजी को पहली बार सुन रहे हैं, मैं बताऊं, बड़े अच्छे क्रिकेटर अपने समय में रहे हैं गुरुजी, और इसीलिए आपको इतना शानदार उदाहरण उन्होंने दिया है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। देखिए, मैं युवराज को भी देखता हूं कि कैप्टन ने, इंग्लैंड के कैप्टन ने कुछ कह दिया तो उसने जवाब वाणी से नहीं दिया, एक्शन से दिया, और हर गेंद को बाउंड्री के बाद 6 पे पहुंचाया। और ये जो वैभव है ये अद्भुत है। ये वो शॉट खेल रहा है जो क्रिकेट की भाषा में तो वो शॉट है ही नहीं है, ये वो नए शॉट अपने बना रहा है। और इससे हर जितना बढ़िया बॉलर होगा उतनी उसकी धुनाई ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बढ़िया बॉलर होगा वो लाइन पे आएगा, वो या तो बाउंसर मारेगा, या इन स्विंग करेगा, या आउट स्विंग करेगा, या कटर करेगा, या वो कुछ भी करेगा, ये पहले से ही जज कर लेते हैं। और अपूर्व है ये मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन से होता है। ये जो दुस्साहस होता है ना, वो कहते हैं ना, और देखी जाएगी तो चलना, मैं बैठा हूं ना, और ठोकता भी है, पीटता भी है, करता भी है। अगर हमारे ये कॉम्बिनेशन कर्नल और जनरल की पत्री में हो, हारा हुआ मैच जीतते हैं। ये वही उन लोगों की पत्री में है। अब चाहे वो छत्रपति शिवाजी हों, चाहे बाजीराव पेशवा हों, चाहे दुर्गादास जैसे लोग हों, जो एक भी युद्ध नहीं हारे हैं, ये राहु मंगल के कॉम्बिनेशन होते हैं। इंतजार रहेगा मुझे लोगों के कमेंट का, जिन्हें राहु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा हो। मंगल भाई जैसा काम करता है ना। अब अगर राखी भेज भी दे प्रभावती, तो हुमायूं जैसा व्यक्ति भी बहन की रक्षा के लिए दूसरी जाति का होते हुए भी साथ भेज देता अपनी फौज, चाहे वो दूसरे धर्म की है प्रभावती, लेकिन हुमायूं कहते मैं आ रहा हूं, याद किया तो मैं आऊंगा, वचन दिया तो कॉल निभाऊंगा। ये मंगल भाई है। लक्ष्मण जी साथ चल दिए, भरत जी गद्दी पे कोई लेने को तैयार नहीं है। यानी महाभारत में एक गद्दी है, सभी चाहते हैं, और वो कहते हैं नहीं दूंगा, सूर्य की इस सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा तुझे। और राम के जमाने में आसन है और चारों भाई छोड़े नहीं लेंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए। इतना अंतर हो जाता है। 17वां नक्षत्र अनुराधा, इसके स्वामी शनि है, और ये अनुराधा नक्षत्र की बहुत कीर्ति है। ये हमारे सौर मंडल के अंतिम नक्षत्र है। ये अंतिम नक्षत्र, और इनके अधिपति कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। अगर हमारे 27 नक्षत्र हैं उसमें तो रेवती अंतिम है, लेकिन ये इनके जो अधिपति हैं शनिदेव, सौर मंडल में वो ग्रह अंतिम है। शनिदेव अंतिम ग्रह है हमारे सौर मंडल में, जिनको हम गिनते हैं काउंटिंग में, दशा महादशा में। वैसे तो प्लूटो भी है, आजकल हमने हर्षल भी, बहुत से ग्रह ढूंढ लिए हैं, लेकिन उनको हम गिनते नहीं हैं अंतरदशाओं में और महादशाओं में, क्योंकि पराशर ऋषि ने 120 साल की ही महादशा, विषमोत्री महादशा हमें दी है। मनुष्यों की आयु 120 वर्ष की दी है। और शनि के बाद के अगर हम ग्रहों को ढूंढेंगे तो फिर तो हमें आयु 250, 150, 300 साल करनी पड़ेगी। तो आजकल तो कोई जीता ही नहीं है इतना। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव। अब इनके जो नक्षत्र हैं उत्तर भाद्रपद और पुष्य हैं। ये पुष्य नक्षत्र बहुत कीमती है। रवि पुष्य योग होता है, सूर्य का रवि और पुष्य नक्षत्र जब ये योग होता है तो उसमें बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, खास करके रवि पुष्य नक्षत्र में। तो चलिए, अनुराधा नक्षत्र के विपत्ति देने वाले कौन से नक्षत्र हैं? मूल, अश्वनी और मघा, इससे विपत्ति आती है। तो भैया जिनका अनुराधा नक्षत्र है वो अपने नौकर चाकर इन केतु के नक्षत्र वालों को ना रखें। रखेंगे तो भाई साहब तो विपत्ति पैदा करेंगे। और अगर घर में कोई संतान, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, तो उनसे उलझे नहीं, व्यर्थ उन्हें कोई टास्क ना दे दें।
देख बेटा मैं तो जा रहा हूं और पीछे तो जरा ध्यान रख लेना, चौपटी होगा काम, विपत्ति आएगी, हमें सावधान रहना है। शेयर मार्केट में काम कर रहे थे, जो शेयर वाला बंदा है वो विपत वाला मिल गया आपको, उसने आपके शेयर लगवा दिए ऐसी जगह, आपका तो कल्याण हो गया, पता चला हो तो शेयर ही डूब गए। तो विपत वालों के साथ धंधा ना करें। प्रत्यरी वाले भी हैं जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं, उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी, तो जिनका भी अनुराधा नक्षत्र है वो सूर्य के नक्षत्र वालों के साथ वो शत्रुता जैसा आचरण वहां से मिलता है। अब क्या सूर्य देता है या अनुराधा नक्षत्र को मिलता है? सूर्य नहीं देता, लेकिन अनुराधा नक्षत्र का शनि का इनके साथ जो सामंजस्य बैठेगा वो शत्रुता जैसा ही बैठता है। शत्रुता से बैठने में हमें ध्यान देना है। आपके सामने अगर ये कहीं डिबेटर बैठे हुए हैं तो आपकी बात काटी जाएगी, आपकी कमियों को ये उजागर करेंगे कि ये कमी है आप में। वो चाहते ही हैं कि दो तरीके की चाहत होती है, एक तो चाहत ये है कि आप विद्वान हो जाएं, तो ये तो पिता की चाहत है इसलिए आपको डांटेगा। एक शत्रु की चाहत है कि तुम हार जाओ, तो शत्रुता दो प्रकार की है। तो प्रत्यरी में सूर्य के नक्षत्र हैं उत्तराखाड़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी। और वध किससे होता है, अपमान किससे होता है? धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा से, इनसे अपयश होता है। मंगल के जो नक्षत्र हैं वहां से अपयश होता है, हानि होती है और नुकसान होता है। अब जिनका भी शनि के नक्षत्र हैं वो मंगल के नक्षत्र वाली लड़की से विवाह ना करें, गुण कितने ही मिल गए हों, यहां तो नुकसान होगा भयंकर, जिसकी भरपाई नहीं है। और तभी हम सुनते हैं कि कुंडली मिला के तो शादी की गई, ये नहीं मिला है ना नवतारा ज्योतिष, ये है असली चीज। अच्छा, इसमें संपत्ति किससे बढ़ेगी? बुध के नक्षत्र वालों से। अब जिनका भी शनि और बुध का योग है जन्मपत्री में शनि, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी बढ़ेगी। जिस भाव में ये होंगे उस भाव के जो स्वामी होंगे वो आपकी मदद करेंगे। अगर ये शनि बुध का योग चतुर्थ भाव में है तो माता के कारण, माता ने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, तो ये जिस भी भाव में होंगे उस भाव का स्वामी आपकी मदद करेगा। तीसरे में होंगे तो भाई मदद कर देंगे, सेवंथ में होगा तो पत्नी के कारण हो जाएगा या पति के कारण हो जाएगा। तो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा से संपत्ति बढ़ती है। अच्छा, जो शुक्र के नक्षत्र हैं पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी, इनसे क्षेम, ये आपकी रक्षा करते हैं। आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने इनसे आपको दे देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आप रहें, ये चाहते हैं। अब कई लोग प्रेम करते हैं किसी को, कह नहीं पाते, और आपको यकीन नहीं था, मांग हमने दे दी, आप कह रहे पता नहीं एकदम दे दिया इन्होंने। वो चाहते हैं, वो आपको प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं मेरा प्यार जो है उसे कमी नहीं होनी चाहिए। भाई बहन के लिए कर सकता है, मेरी बहन को कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्त दोस्त के लिए कर सकता है, मेरे दोस्त पे संकट है मैं अपना घर बेच दूंगा, इस पे संकट नहीं आना चाहिए। तो ये क्षेम नक्षत्र होते हैं। तो अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र वाले जो हैं उनको शुक्र के नक्षत्र यानी पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी से हमेशा लाभ होता है। अच्छा, चंद्रमा वाले नक्षत्रों को साधना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। कहते हैं भाई देखो सेटिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ दे लेके निपटा लो। अब कोर्ट कचहरी में होता है ना मामला, हाँ। भाई बहुत 10 साल हो गए नहीं निपट रहा, यार कोई मीडिएटर पकड़ो ना, सेटिंग करो, लाओ बीच के बिचौलियों को, ये बिचौलिया है, इसको साधना पड़ेगा। तो श्रवण, रोहिणी और हस्त ये वाले नक्षत्र वाले हैं। मित्र कौन से? राहु के नक्षत्र परम मित्र हैं। शनि के राहु के नक्षत्र, शनि राहु इकट्ठा, लोग कह रहे हैं ये तो बड़ा बेकार ही हो गया। अब मैं कहता हूं भैया इनसे मैत्री कर लो। ये जो शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति, ये जो वो कहते हैं ना शत्रु कोई है तो उसका जो शत्रु है, अब आजकल यही होता है, हाँ। उसको दोस्त बना लेते हैं, तेरा दुश्मन मेरा भी दुश्मन, हाँ। परम मैत्री जो होता है वो गुरु से होता है। पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, देखिए ये रहा शनि, शनि का नक्षत्र है, और इधर ये गुरु, उसके ठीक पीछे गुरु है। गुरु और शनि दोनों साथ साथ हैं। तो पत्री में अगर गुरु और शनि साथ साथ हैं तो खुश हो जाओ, ये गुरु तुम्हें बना देगा, परम मित्र है तुम्हारा। ऐसे लोगों को बहुत तरक्की होती है, गुरु और शनि साथ हैं तो। गुरु यानी टीचर, गुरु यानी ज्ञानी, गुरु यानी समझदार की शरण में चले जाओ। चिंता मत कर शनि, तू गुरु की शरण में जाना, जो भी तेरा गुरु है, जिसको तू गुरु मानता है।
कहते हैं ना, दीक्षा ली कि नहीं ली? हाँ। दीक्षा करती है गुरु अब तेरे दुख सुखों को अपना मान लेगा, तो परम मित्र की तरह तुम्हारा काम करेगा। शानदार। अब जनक थे, ज्ञानी थे, कोई कमी तो थी नहीं, शनि से कम नहीं थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन गुरु नहीं मिल रहा था। तो अष्टावक्र जब मिले तो जनक जी धन्य हो गए। अष्टावक्र ने उस समय के ऐसी चेतना हुई हमारे भारत की संस्कृति में, ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं अष्टावक्र, कि बस वहां एक ही बात होती है कि कितनी देर में मुझे साक्षात्कार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, है कोई मुझे जो जल्द से जल्द करा दे। बोले हाँ, कितनी देर लगेगी? बोले मैं घोड़े पे बैठ, तू तो क्षत्रिय है, बैठ घोड़े पे, एक पैर रख घोड़े के इधर और दूसरा पैर जो जितनी देर में रखेगा इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान, इतनी देर में मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। ये अष्टावक्र कह रहे हैं। अब वो बड़े हैरान हो रहे हैं, हाउ इट कैन पॉसिबल? मैं तो बरसों से, मेरे तो राज्य में एक से एक विद्वान है, शास्त्रार्थ हो रहा था वहां पे। और अष्टावक्र अपनी मां से पूछ रहे थे मेरे पिता का नाम क्या है? बोले बेटा बता नहीं सकती। जब बहुत कहा तो बोले बेटा राजा जनक के दरबार में एक है महाराज, उन्होंने तेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित किया था और उन्होंने जल समाधि ली थी। बोले मेरे पिता को जल समाधि दी? किसने? बोले उस जनक के दरबार के बंदी नामक परम विद्वान ने। अष्टावक्र चल दिए, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था, और जब द्वार पे पहुंचे अपने एक मित्र के साथ तो सब हंसने लगे। बोले राजा जनक को बोल शास्त्रार्थ करने आया हूं। ये आवाज अंदर पहुंची तो उन्होंने कहा कौन है बाहर? बोले पता नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सा कोई आदमी है, चलता भी ठीक। बोले भेजो, आवाज में तो गर्जना है। जब वो अंदर आ रहे हैं तो देख के सब हंसने लग गए। ये कथा आपने सुनी होगी। और जब हंस रहे हैं तो वो चुपचाप देखता रहा, पर जब जनक हंसे तो उसके बाद अष्टावक्र खूब खिलखिला के हंसे। जनक बोले सब हंसे तेरे पर, यह समझ में आया, पर तू क्यों हंसा इन सब पर? बोले और हंसे इसका मुझे गम नहीं था, पर तू भी हंसा इसलिए हंसी आई। सुना था मैंने तू विदेहराज है, सुना था मैंने तू आत्मज्ञानी है, पर तू भी चमार निकला। ये तो चमट्टे हैं सब, ये तो मेरे ज्ञान को मेरे शरीर के आकार से तोल रहे हैं, पर अगर घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसके अंदर रखा हुआ पानी टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? मेरे शरीर का जो ब्रह्म है वो टेढ़ा मेढ़ा है? बाहर के आवरण तो चमार देखते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी तो मेरे ब्रह्म को देखता ना। तूने भी मेरे शरीर को देखा। मुझे बड़ा दुख है, मैं चमारों की सभा में आ गया हूं। राजा का तो एक क्षण में सारा उतर गया, बरसों का ज्ञान। बोले महाराज ये कथा अलग है, लेकिन ये झंकोरने के लिए बहुत है कि अनुराधा नक्षत्र अगर किसी वैरागी का, संत का है, तो उसका परम मित्र गुरु ही उसका परम मित्र होता है। पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र वाले उसके परम गुरु, परम मित्र होते हैं। उससे उनका ज्ञान बढ़ता है। वो 1 और 1 11 होते हैं। ये फिर ऐसा ही होता है जैसे विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र हो। अब धृतराष्ट्र चाहे उनकी ना सुनते हो, अब जैसे चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य हो, समझ देने वाला भी सही होना चाहिए। अब जैसे राम जी के पास गुरु वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, अब जैसे कृष्ण जी के पास संदीपनी हो, ये परम ऐश्वर्य वाली बातें हैं। जैसे इंद्र के पास देवगुरु बृहस्पति हो, तो ये वो योग है। ठीक बात। अब हम गंडमूल नक्षत्र का आखिरी आज के एपिसोड का 18वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा को ले रहे हैं। हाँ। ज्येष्ठा बड़ा प्यारा नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध हैं। शरीर में त्वचा है, वाणी के कारक हैं, गले और नसों पे इनका बहुत प्रभाव होता है। ये जो बुध का नक्षत्र है, युवराज है, चंचल है, फास्ट है, क्विक, जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। युवराज है ना, अभी कुमारावस्था से यौवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तेने सब कुछ चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए। और बोलते तो कमाल है, काव्य हैं, कवि हैं, गद्य के आचार्य हैं, पद के पद्मावत हैं, और बोलें तो आशु कवित्व हैं। और आज के ज़माने में कुमार विश्वास है।
अच्छा। और भी बहुत से हैं। कुमार विश्वास का लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र है? मुझे नहीं पता, पर मैंने उदाहरण दिया, कवि नीरज, आदित्य ओम, यानी ये वो नाम है कि काका हाथरस के कि जिनके काव्य से युग निर्मित होते हैं। लोग कहते हैं इनसे पहले और इनके बाद के, ऐसे लोग हैं। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र बुद्धि का विलास है। ये ऐसा ही समझें जैसे बीरबल हो, ये ऐसे ही समझें जैसे तेनाली के रामाकृष्ण हो। हाँ। ये बड़े अद्भुत नक्षत्र के स्वामी हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले ऐसे कोई कवि अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो तो वो बताएं कि उनकी कलम में वाकई इतनी धार है, और जब वो लिखते हैं तो मन के जो भाव हम बस सोच ही पाते हैं, वो कलम से अगर उतार भी देते हैं। तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, या अगर आप जानते हैं ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र वाले किसी रचनाकार को, लेखक को, कवि को, तो गीतकार को, फिल्मों के गीतकार को। हाँ। ये तो श्लेष अलंकार, ये तो बहुब्रीहि अलंकार, ये तो उपमा अलंकार, ये तो ऐसे पूछिए मत। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि फिर ज्येष्ठा नक्षत्र का अगर किसी का बच्चा है और वो कला के प्रति बहुत अगर रुझान उसका है, तो प्लीज़ फिर उसको साइंस मत आप दिला दीजिएगा, कॉमर्स में मत आप उसको डाल दीजिएगा। वो बुद्धि का विलास है, वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस्ताद है। और अगर काव्य उसके पास है तो फिर तो वो कमाल की रचना करता है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, फिर तो ऐसी सी बातें होंगी, फिर तो बड़ी अद्भुत बातें होंगी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग, या खाए बोराए। तो ये अलग अलग जो विविधता हैं अनुप्रास की, उपमा की, बहुब्रीहि की, ये अद्भुत ऐश्वर्य इससे मिलता है। तो ऐसे लोग बुद्धि के तेज होते हैं, शेयर मार्केट में धमाल कर देते हैं, स्मृति इनकी बहुत तेज होती है। न्यायालय में जाके ये उदाहरण दे देते हैं कि किस तरह राम मंदिर सरयू नदी के कितने गज दूरी पर था। ये हमारे भद्राचार्य जी ने जाके जो गवाहियाँ दी हैं, ये ऐसे ही लोग हैं। स्मृति बड़ी तेज होती है, बुद्धि बड़ी तेज है। आँख बंद करके भी नाप लें, यहाँ पर है ये। शतरंज के महारथी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, ज्योतिष के परम विद्वान होते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो हो गई वो जिसका बुद्ध श्रेष्ठ हो। बुद्ध से गणना आएगी और बुद्ध से वाक चातुर्य आएगा। और ठीक समय पे अगर आप बोल ना सकें, कहते हैं ना विद्या यो कंठई, विद्या वो जो कंठ पे हो, और धन वो जो गंठई, धन वो जो गांठ में हो। जब जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सके ना। अब अक्सर कहते हैं ओह पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बुद्धि खराब है भैया, तेरा बुद्धि ठीक नहीं है, बादाम खाओ। चलिए ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में रेवती और आश्लेषा, तीन इसके हैं, ज्येष्ठा, रेवती और ज्येष्ठा की पहली पहचान ये होगी, जिस लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र होगा वो घर में सबसे बड़ा भाई होगा। नीचे ज्योतिष का सूत्र दे रहा हूं, उससे बड़ा भाई नहीं होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, इसलिए वो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठा नक्षत्र। और अगर लड़की ज्येष्ठा है तो वो भी घर में बड़ी होगी। बताओ भाई ज्येष्ठा नक्षत्र वालों। और अगर उससे बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो या तो जीवित नहीं रहेगी या घर से दूर रहेगी, दूर हो जाएगी। इनका विवाह दूसरे घर में जाके किसी ज्येष्ठ से नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ लड़की का विवाह किसी घर में जा रहे हैं और ज्येष्ठ लड़के से नहीं करना चाहिए। किसी भी ज्येष्ठ लड़की का ज्येष्ठ लड़के से नहीं करना चाहिए, या ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए एप्लीकेबल है? ज्येष्ठा नक्षत्र वाले को ही ज्येष्ठ कहेंगे ना। अच्छा। उस भाषा में हम नहीं कह रहे, कनिष्ठ या ज्येष्ठ की बात नहीं कर रहे, नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर अब ज्येष्ठ के स्वामी तो बुध हैं, जैसा हमने बताया आपको। इनके लिए विपत्ति करते हैं शुक्र के नक्षत्र, पूर्वाखाड़ा, भरनी और पूर्व फाल्गुनी, इनसे विपत्ति आती है। शुक्र, अब देखिए शुक्र और बुध का संबंध, और शुक्र सौंदर्य है, शुक्र ऐश्वर्य है, और बुध क्या है, वाक्पटु, बोलचाल। कहते हैं ना ये बहुत बोलता है, ये लड़की तो बहुत प्यारी है पर बड़ी बकायद तो बहुत बोलती है, तो क्या उसकी गरिमा कम हो जाती, विपत्ति वाली बात हो जाती है। थोड़ी मौन भी रहे और थोड़ी सार गर्भित बात करे तो फिर ये शुभ है। अच्छा, शत्रुता किससे मिलती है? चंद्रमा से। तो श्रवण, रोहिणी और हस्त, इनसे। अब बुध और चंद्रमा के साथ ये शत्रु तुल्य प्रत्यरी हैं। इससे क्या होगा, ये इनके अवगुणों को प्रकट कर देंगे। अब अक्सर माँ बच्चे का कान उमेट देती है, कुमार है, छोटा है, चपत भी लगा दी, तो उसे लगता है पता नहीं कि हर बार मुझे मारती रहती है, टोकती रहती है।
पर वो शत्रु नहीं है, वो तुम्हारे अवगुणों से तुम्हें बचाना चाहती है। अगर तुम ये समझ गए तो वो मित्र की तरह है, और अगर तुमने ये कहा मेरे तो हर काम में इन्होंने जी रंगा डाला, मेरी तो ये अरे सौतेली माँ थी ना, इसलिए मुझे तो खाने को भी नहीं देती थी, पढ़ने को भी नहीं देती थी, तो चंद्रमा फिर वहाँ उसको बुध को शत्रु जैसा दिखता है, पर वास्तव में वो तुम्हारे अवगुणों को दूर करना चाह रहा है। अगर ये दूर दृष्टि प्राप्त हो तो चंद्रमा के पास तो देखिए वात्सल्य है, प्रेम है, अनुभव है, और चंद्रमा मन है। चंद्रमा जानता है तुम कहाँ बहकोगे, तुम कहाँ भटकोगे। हर युवा के लिए जो माँ है, माँ के पास अनुभव है कि तुम यहाँ ठगे जाओगे, यहाँ मूर्ख बनोगे, वो बात बात पे टोकेगी, उसे बात बात पे चुप रहो, बहुत बोलते हो। तो ये शत्रु वाला व्यवहार ऐसे, और वध किससे होता है? राहु से। शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र से इस बुध का। अब क्या करता है ये राहु? क्या करता है? अतीत की बातों में ले जाता है बुध। नहीं नहीं, तूने पहले भी मेरे साथ ये किया था, अब भी तू ऐसे ही करे। संदेह की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, संदेहात्मक स्थितियां उत्पन्न होने की स्थितियां पैदा होती हैं। तो राहु से अपमान और अपयश ये यहां मिलता है। अब देखिए राहु और बुध में ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? राहु भविष्य की नहीं, अतीत की बात कर रहा है कि पहले भी तुम्हारे साथ ये हादसे हो चुके हैं, उनको ध्यान में रखो, अब निर्णय लो। अब अगर तुम ये ध्यान नहीं रखोगे, एक बार आपसे गलती हुई, डू मिस्टेक बट नेवर रिपीट दिस सेम मिस्टेक। राहु तो ये कहने जा रहा है। पर अगर आपने इस तरह राहु को शत्रु मान लिया, ये तो मेरा हमेशा ही अपमान करता है, ये तो बात बात में मेरी वो वाली कमजोरी वाली बात हमेशा सामने रखता है सबके, तो आपको लगता है ये मेरा शत्रु जैसा है। अच्छा, आपकी संपत्ति कौन बढ़ाता है? बुध के साथ केतु से संपत्ति बढ़ती है, मूल, अश्वनी और मघा। अब संपत्ति कौन सी बढ़ेगी? अगर आप बुध हैं तो संपत्ति किस चीज की बढ़ेगी? स्मृति की, ज्ञान की, प्रॉपर्टी की नहीं। तो संपत्ति यहां ज्ञान की बढ़ रही है। बुध, अगर बुध बुद्धि है तो केतु क्या है? परम ज्ञान की प्राप्ति। आपने इस बुद्धि से कुटिलता का जब यूज किया तो आपकी कुबुद्धि हो गई। पर अगर आपने सदगुरु का साथ लिया, डिटैचमेंट के वाले आपने साथ ले लिया अष्टावक्र का, तो आपकी परम गति हो गई। तो वो आपके संपत्तिदायक, इसलिए सही आपको संपदा देना, सही राय देना। अच्छा, क्षेम कारण कौन से जो आपकी रक्षा करते हैं? सूर्य के नक्षत्र। तो उत्तराखंड, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी ये आपकी रक्षा करते हैं। ये राजा है, आप मंत्रणा दे रहे हैं, राजा ने कहा ठीक है, बोले मुझे ये प्रॉब्लम, मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तो सूर्य बुध का योग बुध आदित्य योग बन गया यहां पर। तो इस तरह सूर्य बुध की प्रतिष्ठा कर रहा है। और साधने वालों में आता है भाई, ये साधे जा सकते हैं मंगल वाले नक्षत्र। अब वो तो बाहुबली हैं, बुध अपनी बातचीत से उनको पटा सकता है, और थोड़ा अर्थ लाभ दे के, भैया देखा इतना फायदा करा दूंगा तेरा, अच्छा चल मैं मान गया। वो आते हैं साधक, सध सकते हैं। मैत्री किससे होगी? पूर्व भाद्रपद, गुरु के नक्षत्रों से परम मैत्री। बुध और गुरु की दृष्टि, गुरु अगर बुध की राशि में है, यद्यपि वो दोनों मित्र नहीं है, लेकिन अगर गुरु और बुध साथ में, संपदा बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी, आपके कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे। आपकी अगर ज्येष्ठा, बुध के नक्षत्र हैं आपके पास, यानी ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा हैं, तो गुरु के नक्षत्र वालों से पार्टनरशिप करो, गुरु के नक्षत्र वालों से दोस्ती करो। इससे आपकी मैत्री भाव, उनके संपर्कों से आपको लाभ होगा। और परम मैत्री जो होगी वो सूर्य के नक्षत्रों से होगी। तो ये उत्तर भाद्रपद, क्षमा करें, शनि के नक्षत्रों से होगी। शनि के नक्षत्रों से परम मैत्री होगी, वो है उत्तर भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा। ये तीनों नक्षत्र परम मैत्री के हैं। अब शनि क्या करने वाले हैं? बुध तो अधैर्यवान है, बुध तो एक चंचल बच्चे की तरह है। शनि का नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं, हमने भी ये किया था, हमें धोखा मिला था, हम तो हमारे अनुभवों का यूज करो। एक बच्चा जो है जब पिता के अनुभवों को यूज करता है तो उसे पता है यहाँ पिता ने नुकसान उठाया, वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तो ये एक बड़ा दुर्लभ योग हो जाता है जब शनि का और बुध का ये उसके परम मित्र बन जाते हैं। और भी वजह है, ज्येष्ठा गंडमूल के नक्षत्र है,
गंडमूल के नक्षत्रों में जो अकारण या असाधारण शरीर की क्षमताओं की भी बात होती है। अक्सर ऐसे बच्चों का चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, गले में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, अक्सर इनका गला ख़राब हो जाता है, या इनको ठंड ज़्यादा लगती है, या फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। तो शनि जो है वो हमारे शरीर के किन अंगों का कारक है? शनि हमारे शरीर के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सब की रक्षा करता है। तो शनि यहाँ नसों की भी रक्षा करेगा, और बुध को जब कष्ट आएगा तो नसों में ही कफ जमा होगा, फेफड़ों के अंदर ही ये चीज़ें आएंगी। तो ये शनि उसकी वहाँ प्रोटेक्टिव एनर्जी की तरह काम करता है। तो ये परम मित्र की तरह है। तो इस तरह ये आज हम दूसरे पड़ाव पे पहुँचे हैं। और शनि का अर्थ यह है अनुभव, शनि का अर्थ है, और कीमती बात कह दो, शनि कर्तव्यों का बोध है। बुध अनजाने में अपनी इच्छाओं को बोलना है, दुर्योधन। शनि क्या है? कर्तव्य बोध। एक होते कर्म करना, एक होता कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है। शनि आपके कर्तव्यों का प्रोग्रेसिव प्लैनेट है। अगर शनि और बुध साथ हैं तो इसका मतलब ये है इस बच्चे के साथ कोई अनुभवी साथ में है। अगर राहु साथ में है तो दादाजी साथ में है, अगर केतु साथ में है तो नाना जी साथ में है। केतु नान का परिवार है और राहु दाद का परिवार है, और ये अनुभवी व्यक्ति उस बच्चे के साथ हैं तो ये उसकी रक्षा करेंगे। वाह, उसको अपना सजेशन देंगे। बस फर्क बहुत सुंदर इतना सा इसमें आ जाता है। हाँ। तो आज हमने दूसरा पड़ाव पार किया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका हम जब भी ध्यान करें तो नक्षत्रों का उपयोग अपने ऑफिस में जो हमारे नीचे कर्मचारी हैं, खास करके नौकर चाकर हैं, अब खास करके जो घर में नौकर रख रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, तो अक्सर हम पहले तो हम बहुत देखते थे, अभी भी हम देखते हैं, चोरी करके ले गए, मार के ले गए, धक्का लेके चले गए। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए नक्षत्रों का। अगर हमें पता है तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने को बचा सकते हैं, अशुभता से बचा सकते हैं, और किसी श्रेष्ठ का निर्माण कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ निर्माण आज इस पॉडकास्ट के जरिए भी मुझे लगता है हमने किया है। कालजयी रचना की जो बात होती है वो जब भी आपके साथ में पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे पूरा बिलीव होता है कि वही आज पॉडकास्ट वो है जिसे अनंत काल तक लोग सुन पाएंगे, जो डेटेड नहीं है। ऐसा ही ये पॉडकास्ट है, लेकिन इसी पॉडकास्ट की सीरीज़ का तीसरा और अंतिम पड़ाव अभी बाकी है। तो आखिरी 9 नक्षत्र वालों को थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा। हम भी थोड़ा विश्राम ले लें अब गुरुजी। जी ले लेते हैं। ठीक है।